हेलो एवरीवन, निरेक्लो एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपन छत्तीसगढ़ जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम 3 तारीख को होने वाला है, तो उसके संबंध में अपन एक अंतिम डिस्कशन कह सकते हैं, अंतिम रिवीजन क्या हो सकता है एक इंडेक्स के माध्यम से। तो वो अपन आज 1 से लेकर 69 सेक्शन तक यानी जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो और इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए भाई पहला सेक्शन क्या है, दूसरा क्या है, इसका अपन इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी देखेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके भी लिए क्या हेल्प हो जाए। ठीक है, तो बात करते हैं अपन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। यानी इस एक्ट के अंदर आपने क्या है कि बिल्कुल अध्ययन यानी इसको पूरा पढ़ लिया होगा। अब ये जो अपन पढ़ रहे हैं एक इंडेक्स के माध्यम से रिवीजन होगा, जो आप एग्ज़ाम टाइम में या कहीं पे रेल में यात्रा कर रहे हो तो इस वीडियो को डाउनलोड करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हेल्पफुल रहेगा, आप पे क्या कि रिकॉल हो जाएंगे सारे सेक्शन कि भाई आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन सा सेक्शन के अंदर क्या चीज़ है। समझ में आ गया आपको? तो भाई अपन देखते हैं कि भाई जब छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम है तो इसका भाई इसके अंदर टोटल कितने से चैप्टर है, तो वो अपने पास में 9 चैप्टर हैं, आपको पता है। फिर अनुसूची इसके अंदर 2 शेड्यूल दिए गए हैं। फिर कुल धारा 69 है अपने पास में। फिर अगर बात करते हैं अपन कि इसके अंदर टोटल कितनी धाराएँ हैं, तो वो अपने पास में 69 है। बात करते हैं अपन इसके अधिनियम की। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं इसके अधिनियम की, तो अगर अपन देखते हैं तो अधिनियम संख्या क्या है अपने पास में 2 है। बात आगे समझ में 2 है, इसके अंदर समझ में आ रहा है ना आपको। फिर अब ये लागू कब हुआ ये देखना है अपने को। तो ये लागू हुआ था उस समय जब कब 1915 के अंदर बना था और 1 नवंबर 2000 को यह लागू हुआ था। तो इतना समय कैसे ले लिया, यानी लगभग 5 साल का समय लागू होने में लगे। तो ये आपको एक देखने का बात है, वही 5 साल बाद लागू हुआ था। तो 1995 में बना था, 1915 में बना था और इतने साल बाद लागू हुआ था। तो ये देखने का विषय है। तो 1 नवंबर 2000 को ये लागू हो गया। अभी इस एक्ट का पीछे का क्या उद्देश्य है, तो यह है कि जो छत्तीसगढ़ में जो अपन कह सकते हैं कि जो लिक्कर वगैरह या जो मादक मदिरा है, मादक औषधि है, उनका क्या करना है, एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना या ट्रांसफॉर्मेशन करना या विनिर्माण करना, उसका सेल करना, उसका मतलब प्रदर्शन में रखना। तो ये सारी चीज़ों का क्या करता है कि उससे संबंधित जो कुछ भी कानून है, उसके संबंध में कुछ भी नियम है, तो ये क्या करता है, समेकित और संशोधित करने का काम करता है। कौन? छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915। आई बात समझ में? वापस समझ लेते हैं उद्देश्य क्या है कि मादक मदिरा और मादक औषधि का आयात, निर्यात, परिवहन, विनिर्माण और विक्रय है या कब्जा है। तो ये सारी चीज़ों का क्या करना अपने को कि विधि के समेकित करते हुए संशोधित किया जाएगा। इस अधिनियम का मुख्य रूप से ये उद्देश्य है। बात आगे समझ में। अब इसके अंदर टोटल 9 चैप्टर है, तो 9 चैप्टर का अपन किस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं वो भी अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने एक सुंदर सा एक डायग्राम भी आपके लिए प्रस्तुत किया गया है जो मेरे द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि भाई जो प्रारंभिक है वो 1 से 6 के अंदर आता है। ठीक है, तो प्रारंभिक के अंदर 1 से 6 आते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी कि भाई संक्षिप्त नाम है या विस्तार है, इसका क्या होगा, संक्षिप्त नाम है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, और इसका विस्तार कहाँ तक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका विस्तार कहाँ तक लागू है, तो वो भी अपन देखेंगे। कहाँ कब प्रारंभ हुआ था ये भी अपन देख लेंगे। 1 नवंबर 2000 को ये हुआ था लागू। फिर बात करते हैं कि भाई अगर चैप्टर 2 की बात करते हैं, तो चैप्टर 2 अपने पास में आता है इसकी स्थापना और नियंत्रण। उससे पहले अपन बात करते हैं कि इसके अंदर जो 1 से 6 सेक्शन है, वापस पहले वाले चैप्टर के अंदर चलते हैं। तो 1 से 6 सेक्शन है। 1 से 6 के अंदर पहला सेक्शन तो वो आगे जो विस्तार है या लागू है ये इसके बारे में बात करता है, यानी एक्सटेंड वगैरह, कमिटमेंट वगैरह बात करता है। शॉर्ट टाइटल क्या रहेगा। सेक्शन 2 डेफिनेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 3 जो ओमिटेड हो चुका है, अब कब ओमिट हुआ था ये अपने को पूछेगा नहीं, तो
अपन नहीं बात करेंगे, लेकिन सेक्शन 4 है कि जो ऐसा डिक्लेरेशन, यानी जो कौन करेगा कि भाई ये देसी मदिरा है या ये विदेशी मदिरा है, तो इसके संबंध में ये स्टेट गवर्नमेंट वो क्या करेगा कि भाई डिक्लेरेशन देगा सेक्शन 4 के तहत। उसके बाद में आता है अब है कि मतलब जो सेक्शन 4 है ना, वो सेक्शन 4 क्या कहता है, पावर टू डिक्लेयर व्हाट शेल बी डीम टू बी कंट्री लिकर और एंड फॉरेन लिकर। ठीक है, तो उसके बारे में सेक्शन 4 करेगा और स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करेगा, ये चीज़ बताएगा कि कौन सी कंट्री लिकर की है और फॉरेन लिकर है। ठीक है, उसके बाद में कि रिटेल और होलसेलर है, उसके बारे में सेक्शन 5 बात करेगा। फिर है कि भाई इसकी जो क्वांटिटी है या क्वालिटी वगैरह है, तो वो सारा कुछ है कि स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगा किस प्रकार कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, तो वो स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा। आगे बात समझ में। फिर बात करते हैं कि जो इसके अंदर जो सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 ये कहता है कि सेविंग क्लॉज के बारे में बताया। जो इनेक्टमेंट या जब ये लागू हुआ था, तो उस समय के अंदर अब ये किन किन एक्ट के ऊपर लागू नहीं होगा, इसके बारे में सेक्शन 6 बात करता है। तो पहला है एक्ट, एक जो कस्टम एक्ट है। ठीक है, कस्टम एक्ट कौन सा है, 1878 का, तो वो वहाँ पर ये क्या हो जाए, कानून लागू नहीं होगा। फिर है कि भाई जो इंडियन टैरिफ एक्ट है, इंडियन टैरिफ एक्ट 1894 का, वो भी लागू नहीं होगा। फिर कैंटोनमेंट एक्ट जो 1910 का है। ठीक है, लेकिन संशोधन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अब 2006 के अंदर वह क्या है, वापस इसको संशोधन करके कंटोनमेंट एक्ट बना दिया है। तो वो भी क्या है कि इसका ये तीनों एक्ट क्या होता है, लागू नहीं होते सेक्शन 6 के माध्यम से। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? आ गई ना? बोलो, नहीं आई क्या? यानी अपन ने अभी तक क्या क्या देख लिया है, यानी एक के बारे में लागू होने के बारे में बात करता है, कहाँ पर लागू होगा। 2 के बारे में अगर बात करें तो वो डेफिनेशन क्लोज बताता है। ठीक है, और 3 की अपन बात करें तो सेक्शन 3 अपने पास में क्या है कि देसी मदिरा और विदेशी मदिरा। ठीक है, तो इनका क्या है कि भाई वो कौन डिसाइड करेगा, देसी है विदेशी है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन 5 की, तो कहता है रिटेल और होलसेलर, इसके बारे में अगर बात की जाए तो वो कौन होगा, तो वो भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। फिर है कि सेविंग इनेक्टमेंट जब ये लागू होता है तो कौन सी चीज़ें लागू नहीं रहेगी, तो वो बात 3 एक्ट के बारे में बताता है, टैरिफ एक्ट, कस्टम एक्ट और तीसरा कौन सा था, कंटोनमेंट एक्ट। तो ये चीज़ें लागू नहीं रहेगी, इनके ऊपर लागू नहीं होगा ये जो आपका अधिनियम है। आई बात समझ में? फिर चैप्टर 2 आता है। चैप्टर 2 स्थापना और इसके बारे में बात करता है, तो सेक्शन 7 से लेकर 7A तक आता है चैप्टर 2 के अंदर। आई बात समझ में आपको? ये चैप्टर 2 बात करता है, तो इसके अंदर उड़न दस्तों के बारे में बात की गई है, या अपन कह सकते हैं कि देखो मैं हैंड टू हैंड क्या है कि आपको यह भी बता देता हूँ चैप्टर 2 में है क्या चीज़। तो ये अगर चैप्टर 2 है भाई, स्थापना के बारे में बात करता है कि भाई आप क्या क्या स्थापना करोगे, इनके पावर क्या रहेगा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर है या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड है, तो ये बारे में बात करता है। तो ये भी अपन देख लेते हैं चैप्टर 2 तुरंत प्रभाव से निकाल लीजिए आपके पास में अगर चैप्टर 2 हो। तो ये बताता है कि भाई जो एक्साइज कमिश्नर है, यानी सेक्शन 7 के अंदर क्या होता है कि एक्साइज कमिश्नर होता है। तो एक्साइज कमिश्नर क्या करेगा कि इनके कुछ भी जो प्रशासनिक जो भी काम वगैरह होंगे, तो वहाँ पर देखो मैं आपको एक सीधा सा इसके अंदर शॉर्ट वे में समझाता हूँ कि जो एक्साइज कमिश्नर होगा वो क्या करेगा कि भाई इनको अगर कोई भी चीज़ का
डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने को, या किसी भी चीज़ का अपना इस्टेब्लिशमेंट करना है, या अपन को या लाइसेंस संबंधी कोई भी है मैटर, या लाइसेंस संबंधी या लाइसेंसी का क्या मतलब है कि भाई कोई भी मैटर आ गया तो इसमें क्या किया जाता है, या कितना क्या वर्क प्लेस रहेगा, या क्या इनका डिस्टेंस रहेगा आने जाने का, वो सारी चीज़ें। कहने का तात्पर्य है कि जो एक्साइज कमिश्नर है वो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को जो कुछ भी काम करने के लिए कलेक्टर के साथ अधीनस्थ रहकर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उन पावर को अधिरोपित करेगा जो अपनी ड्यूटी का फुलफिल करेगा। अब किसके संबंध में करेगा, जो कुछ भी अलग अलग वर्गों के रूप में, या अलग अलग जो अपन कह सकते हैं कि पद के ऊपर जो ऑफिसर रहेंगे, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी कि उनको अधिकारियों को नियुक्त करेगी। फिर बात करते हैं कि भाई ऐसा कोई भी जो नियुक्त ऑफिसर है तो इसमें एक्ट के अधीन या कुछ भी इनको समस्त समुदेशित करते हैं, या कोई भी इनको अपन ड्यूटीज़ वगैरह या पावर वगैरह देते हैं, तो वो किसी भी सेवक या किसी भी अन्य के द्वारा किया जा सकेगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। अगर नियम बनाने की बात करते हैं तो जो धारा अपने पास में 62 है, धारा 62 को अधिनियम के अधीन समस्त या शक्तियाँ जो मुख्य आगम प्राधिकारी या आबकारी जो प्रतिनिधित्व कर सकेगा उसके बारे में है। या मुख्य आगम ये प्राधिकारी और आबकारी आयुक्त कलेक्टर द्वारा किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो नोटिफिकेशन के द्वारा उसको और विनिर्देश करते हैं या इसको बताते हैं कि भाई ये ड्यूटी है या ये पावर है, तो अगर वो चाहता है कि भाई मैं कोई डेलीगेट कर दूँ, प्रतियोजित कर दूँ, तो वो उसको परमिशन दे सकता है। कौन? मुख्य आगम अधिकारी, आबकारी आयुक्त और कलेक्टर किसी भी व्यक्ति के वर्ग को क्या करता है, अपनी पावर को और प्रत्यायोजित कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। तो उनकी परमिशन के बारे में बात करता है। तो ये तो है सेक्शन 6, ठीक है, सॉरी सेक्शन 7 है। फिर बात करते हैं सेक्शन 7(1) यानी उड़न दस्ते के बारे में। क्या है कि स्थापना किस प्रकार से होगी, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अगर नोटिफिकेशन के द्वारा करेगा, जो रेवेन्यू जो एक्साइज जो रेवेन्यू होगा, एक्साइज जो रेवेन्यू है यही है ना इसके अंदर, कोई भी एक्साइज रेवेन्यू वगैरह या कोई भी केस है जो अलाइन या सस्पेक्टेड होता है या कंट्रोवर्शन में होता है, तो उसको प्रोविजन से संबंधित उपबंधों का प्रावधान इसके अंदर किए गए हैं। और उड़न दस्ते के बारे में हो जाएगा कि भाई आप क्या करते हो कि उड़न दस्ते की स्थापना कर सकेंगे, या किसी भी इन्वेस्टिगेशन के मामले में, या कोई भी आपके पास में स्टेटमेंट आया या कोई भी ऐसा संदेह लग रहा हो कि भाई उसमें अपने को कोई उल्लंघन कर रहा है, तो उस समय आप उस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। उड़न दस्ता की स्थापना या जो अपन इस्टेब्लिशमेंट है वो कर सकते हो बाय नोटिफिकेशन के द्वारा, और वो भी कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। फिर है कि इसके अंदर है कि अगर आपको उड़न दस्ते के लिए कोई भी जो आबकारी अधिकारी या अन्य ऐसी व्यक्ति के लिए जो शक्तियाँ वगैरह प्रयोग कर रहे हो, तो इनका जो कर्तव्य पालन है वो धारा 7 के अधीन अधिरोपित किए जाएंगे। आई बात समझ में? फिर बात करते हैं अपन चैप्टर 3 की, जो सेक्शन 8 से लेकर 12 तक बताए गए हैं। यानी ये जो चैप्टर 12 है, 8 से 12, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। तो इसके अंदर क्या है कि आयात और निर्यात के जो प्रतिषेधों बारे में बात की गई है, या अपन कह सकते हैं कि देखो चैप्टर 3 भी मैं भी निकाल देता हूँ, आपके लिए लिखा हुआ है मेरे। यानी सेक्शन जो ये बात करता है आयात निर्यात परिवहन के बारे में है, तो इनके जो प्रोहिबिटेड के बारे में बात करते हैं वो सेक्शन 8 करता है। भाई इनको क्या होगा? प्रोहिबिट रहेगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? अधिसूचना के द्वारा इनको क्या कर सकता है कि राज्य में सर्वत्र या किसी भी विनिर्दिष्ट स्थान पर, राज्य में सर्वत्र या सब जगह और कोई भी एक स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर क्या कर सकता है कि मादक जो द्रव्य है उनको क्या कर सकता है कि आयात निर्यात करने के लिए इनको प्रतिषेध कर सकता है। आई बात समझ में?
पहला तो ये बताता है। दूसरा है कि भाई आपके पास में कोई भी मादक द्रव्य का परिवहन करते हो या ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो उस परिवहन को क्या किया जाता है, निषेध के बारे में बताया है। दूसरा ऐसा है कि जो महुआ है, महुआ या बेसिया लेटिफोलिया या बेसिया लाजिफोलिया, इसके संबंध में कोई भी अन्य के आधार पर या मदिरा के विनिर्माण का उपयोग के लिए हो या अन्य मदिरा के जो लाया जाता है या ले जाया जा सके, तो उसका क्या करना, एक प्रॉपर रूप से या इफ़ेक्टिव रूप से कंट्रोल उपबंध बनाने यानी कंट्रोल करने के लिए प्रावधान बनाना, इसके बारे में सेक्शन 8 बात करता है। किन चीज़ों के बारे में बात करेगा, पहला जिसके अंदर 3 चीज़ें बताई गई है। पहले के अंदर तो क्या है कि आपको जो आयात निर्यात के बारे में है, ठीक है, या राज्य में आप सर्वत्र जगह पर, सभी जगह पर या किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र के अंदर आपको कोई भी माल आयात और निर्यात करना है तो उसके समय मादक द्रव्य के क्या प्रतिषेध के बारे में बताता है, यानी उसको प्रोहिबिट करता है। फिर दूसरा है कि जो मादक द्रव्य है, यानी बी पॉइंट है, बी पॉइंट ये कहता है कि जो मादक द्रव्य के आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, परिवहन करोगे, तो वहाँ पर भी आपको प्रोहिबिट किया हुआ है। तीसरा हो जाएगा भाई आपके कोई भी मेहुआ वगैरह है या बेसिया, जो यहाँ पे जब लेटिफोलिया या बेसिया लाजिफोलिया है, या कोई भी ऐसा अदर रीजन है, अपने अदर जो अदर बेस है, उसके माध्यम से आप मदिरे का विनिर्माण करते हो, ठीक है, या बंद नामे का निष्पादन करने के लिए, सॉरी, विनिर्माण के लिए जो उपयोग में लाया जा रहा है या उपयोग में लाया जा सके, तो उसका क्या करना है, अपने को इफेक्टिव नियंत्रण के लिए उपबंध करना है। आई बात 3 समझ में आई। इसके अंदर 3 चीज़ें हैं। पहला तो उसको आयात निर्यात का प्रतिबंध करना, दूसरा परिवहन के बारे में प्रतिबंध करना, तीसरा महुआ या उसको कोई भी जो बेसिया या लाजिफोलिया है या राजी है, बेसिया लेटिफोलिया, इनके संबंध में विनिर्माण के लिए उपयोग में आने वाला को जो लाया जा सके या ले जाया जा सके, तो उनका नियंत्रण करने के बारे में बात करता है। सेक्शन 8 समझ में आ गया आपको। फिर बात करते हैं सेक्शन 9 की। तो सेक्शन 9 ये बात करता है कि जो आयात निर्यात है या परिवहन के बारे में रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाना, ठीक है, कि भाई आपको किन चीज़ों के बारे में रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मंजूरी के बिना कोई भी काम नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात तो यही है। अब किसी भी ऐसे शुल्क के लिए या जो अपना अधिनियम बना हुआ है, अधिनियम के अधीन कोई भी लाइबिलिटी है, इसके लाइबिलिटी के बाद में या कोई भी ऐसा संदाई जो बॉन्ड के निष्पादन के बाद में, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, किसी भी ऐसा शुल्क या जिसके बाद अधिनियम के अधीन दायित्व दिन है या पश्चात में ऐसे बंद नाम के निष्पादन के पश्चात स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, इसका शर्तों का अनुपालन करने के लिए इनको कर सके, भाई ये वाली शर्तें आपको अनुपालन करना है, इनके बारे में वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है आयात निर्यात और परिवहन के माध्यम से, जो किसी भी मादक द्रव्य हो सकता है या आयात निर्यात के परिवहन के बारे में बात करेगा। फिर बात करते हैं कि भाई आपको जब आयात निर्यात कर रहे हो तो वहाँ पर सेक्शन 10 के तहत पासेज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको परिवहन करना है तो सेक्शन 10 के तहत पासेज की आवश्यकता होगी, और ऐसी मात्रा से अधिक अगर आपको लगता है कि भाई मात्रा ज़्यादा है, तो ऐसी मात्रा से अधिक स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि भाई स्टेट गवर्नमेंट अधिसूचना देगा कि भाई अगर आपके पास में कोई भी साधारण या नॉर्मल या कोई स्पेसिफाइड क्षेत्र के लिए उसको आप कर रहे हो, तो वहाँ पे उस क्षेत्र के लिए आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा भाई आपको साधारण के लिए इतनी और विशिष्ट के लिए इतनी वो मदिरा वगैरह है आपको यूज़ करनी है। फिर है कि ऐसा कोई भी किसी भी मादक द्रव्य की आप क्या करते हो, आयात करते हो, निर्यात करते हो या परिवहन करते हो, तो इसके बारे में आपको इस अधिनियम के अधीन बताया जाएगा भाई क्या कि समझे जाएंगे या क्या किया जाएगा। तो आपको क्या किया जाएगा, एक पास के माध्यम से ये सारा कुछ काम कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास में पास है तो आप आयात निर्यात या परिवहन कर सकते हो किसी भी मादक द्रव्य का इस अधिनियम के माध्यम से। आगे बात समझ में, 10 सेक्शन तक समझ में आ गया। उसके बाद में सेक्शन जो 11 है वो बात करता है कि जो आयात निर्यात या परिवहन के माध्यम से, ठीक है, सेक्शन 10 आ जाएगा। फिर आगे हम बात करेंगे, फिर विनिर्माण कब्जा, और सेक्शन 13 से 14 तक आ जाएगा। फिर चैप्टर 5 है शुल्क और फीस, 25 से 27 तक बात करेगा। फिर लाइसेंस 28 से 29 तक बात करेगा। फिर अपने पास में और अब जो अपराध वगैरह या शास्ति वगैरह इसके बारे में बात करेगा 34 से 39, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ के बारे में बात करता है, जो 49A के बारे में बात करेगा, सेक्शन 1 के इसके अंदर। फिर अपराध का जो अगर पता चल जाता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना,
या उसका ट्रायल वगैरह करना, तो वो कौन से हैं। और ट्रायल वगैरह इन्वेस्टिगेशन वगैरह अगर आपको ये वाला जो चैप्टर है, अगर आपको सीआरपीसी के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर पढ़ रखा है या ट्रायल के जो चैप्टर है वो पढ़ रखे हैं, तो आप इस चैप्टर को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उस सेक्शन को आप रेफ़र कर सकते हो कि भाई उस सेक्शन के अंदर वो रेफर है, वो उसका सर्चिंग वगैरह है, सीज वगैरह है, या इन्वेस्टिगेशन का एंट्री कर सकता है, ऑफिसर कौन होगा या कौन ट्रायल करेगा। तो ये सारी चीज़ें सीआरपीसी में दी गई है। अगर आपने वो सीआरपीसी के प्रोविज़न अगर आपको याद हैं, तो यहाँ पर ये चैप्टर पढ़ने की आपको वो सेक्शन आप रिकॉल करते ही आपको ये चैप्टर याद हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि जो चैप्टर नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए उपबंध 61A से लेकर 61F तक। फिर बताए सेक्शन 9 आता है अपने पास में प्रकीर्णन के बारे में, जो 62 से लेकर 69 तक बात करता है। आगे बात समझिए, चैप्टर 9 है पहला प्रारंभिक के बाद में 106 जो इस्टेब्लिशमेंट है या अपन जैसे कंट्रोल वगैरह है वो 7 से लेकर 7A तक। फिर इंपोर्ट एक्सपर्ट ट्रांसपोर्टमेंट जो सेक्शन चैप्टर 3 है 8 से 12। फिर विनिर्माण कब्जा विक्रय 13 से 24 है। फिर शुल्क और फिक्स फीस वगैरह 25 से 27 है। फिर लाइसेंस परमिट पासेस की जो आवश्यकता रहती है 28 से 33 से। अपराध और शास्त्र के बारे में 34 से 49 है। ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ के बारे में 49 है। अपराधों का पता अन्वेष और विचारण की जो बात की गई है तो वो अपने पास में 50 से लेकर 51A तक आता है, 61A तक आता है। उसके बाद में अपने पास में आता है अनुसूचित क्षेत्र के लिए उपबंध, तो 61B से लेकर 61F तक आता है। फिर प्रकीर्णन के बारे में बात करते हैं अपन, तो वो आता है 62 से लेकर 69 तक। आगे बात समझ में, अब अपन आगे चलते हैं, रेंज वाइज देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अब अपन को इसको इंडेक्स के माध्यम से देखते हैं, तो इसका संक्षिप्त नाम और विस्तार वगैरह क्या है क्या नहीं है वो भी अपन देख लेते हैं। देखो दोस्तों, लास्ट टाइम है, आराम से आपके पास में डायरेक्ट होना चाहिए और इसकी इंडेक्स होनी चाहिए। इंडेक्स के माध्यम से अपन क्या है कि फटाफट इसको रिकॉल कर लेंगे। तो भाई इसके अंदर क्या है कि छत्तीसगढ़ क्या है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर ये लागू होगा। ठीक है, और ये क्या होगा, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 इसका नाम रहेगा। कब लागू होगा, तो इसके अंदर ये बताएगी जो अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये चीज़ बताएगी भाई छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर राज्य के अंदर संशोधन हुआ था, उससे अलग कर दिए गए, और जो 1/11/2000 के बाद में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा किए गए हैं। तो यहाँ पे अपने को कहाँ पर क्या दिनांक देखनी है, क्या दिनांक देखनी है दोस्तों बताओ। 1/11/2000 को ये क्या हो गया, लागू हो गया। आई बात समझ में। फिर डेफिनेशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन की बात करता है, एजेंसी के बारे में बात करेगा। तो एजेंसी क्या है, जो कंपनी एक्ट है 2013 उसमें, या पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, तो इसके अंदर जो पंजीकृत फर्म वगैरह होगी, प्रोप्राइटरीज फर्म वगैरह, तो वो एजेंसी के अंतर्गत आएगी। बियर क्या रहेगा, तो यहाँ पर बेल के लिए NL या स्टाउट है, पोर्टर है, समस्त अन्य कीमत मदिराएँ आती है जो सामान्य रूप से माल्ट से बनी होती है। फिर बोतलें बनना से क्या है कि भाई विक्रय के उद्देश्य से के लिए अगर आप मदिरा को पिंप या पात्र में बोतलें या घड़े या कुंपी या अन्य ऐसे किसी भी पात्र में जो उसको स्थानांतरण करते हो या अंतरित करते हो, ट्रांसफ़र करते हो, तो बोतलें भरने के बोतल का पुनः भरा जाना माना जाएगा। फिर तीसरी डेफिनेशन ये बताती है कि मुख्य आगम अधिकारी कौन होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मुख्य अधिकारी को प्राधिकारी को घोषित करेगा। सामान्य मद्यपान क्या होगा, तो वो मदिरा का पानी को ऐसे स्थान में स्वामित्व रखने वाले या उनकी देख रेख या उनका कोई भी मैनेजमेंट है या उनका कोई भी कंट्रोल वगैरह है वो करने के लिए, ये ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए, ऐसे व्यक्ति के अधिलाभ के लिए वो क्या किया जाएगा, अपन को देख रेख या उसको कोई भी ऐसा अधिलाभ को परमिट करने के लिए उसको अनुज्ञात करेंगे। और चाहे वो लाभ हो या अधिलाभ के उस संग कोई भी चार्ज वगैरह है के रूप में भी मद्यपान सुविधा के प्रभार के रूप में या किसी भी तरह अन्यथा न हो, तो उसका जो सामान्य मद्यपान है सेक्शन 4 के अंदर बताया गया है, 2 के 4 के अंदर बताया गया है। फिर डिनेचर्ड क्या होगा, तो ये 2 के क्लोज 5 के अंदर बताया डिनेचर्ड के बारे में बात करेगा। डिनेचर्ड क्या होगा, मानवीय उपयोग के लिए ऐसी रीति से अनुपयोग बना देना जो इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को भी प्रिस्क्राइब वगैरह करे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को डिनेचर्ड का यही मानना है कि मानवीय उपभोग के लिए, मानवीय उपभोग के लिए ऐसी रीति से अनुपयुक्त बना देना
जो इस संबंध में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, विनियत करेगा। आई बात समझ में आपको? आगे ना 2 के क्लोज 5 में डी नेचर के बारे में बात करता है। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन 2 के क्लोज 6 की। 2 के क्लोज 6 की अगर अपन बात करते हैं, देखो 2 के क्लोज 6 के अंदर क्या बताया गया अपने को, आबकारी जो कर योग्य है, यह बात करता है 2 के क्लोज 6 में। ठीक है, 2 के क्लोज 6 में ये बताया गया कि आबकारी है जो कर योग्य जो वस्तु है, यानी अपन कह सकते हैं कि जो एक्साइजेबल जो है आर्टिकल, तो वो है कि भाई जो अल्कोहलिक मदिरा है या मादक औषधि है या एनडीपीएस जो एनडीपीएस का है, या अपन कह सकते हैं कि जो पॉपी स्ट्रॉ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगा, एक्साइजेबल आर्टिकल के अंतर्गत आएगा। फिर 2 के क्लोज 6A, ठीक है, तो वो बात करता है कि इनके जो एक्साइज जो फीस वगैरह है वो क्या रहेगी। तो सेकंड शेड्यूल के अंदर जो एंट्री नंबर 51 है वो बात करेगा एक्साइज फीस के बारे में। जो एक्साइज ऑफिसर है वो क्या बात करेगा, धारा 7 के अधीन उसको अपॉइंट किया जाएगा। फिर एक्साइज रेवेन्यू क्या रहेगा, तो यह भी बात करेगा भाई कि राजस्व जो इस अधिनियम का मदिरा या मादक औषधि के संबंध में तत्संबंध किसी भी अन्य विधि के क्या हो जाएगा कि अधीन उपबंधों का अधिरोपित या आदेशित किए गए तय या शुल्क फीस के अंतर्गत संदाय है, तो वहाँ पर अधिहरण को व्युत्पन्न से या उत्पन्न होने योग्य, तो इसके बारे में उसको क्या किया जाएगा, आबकारी राजस्व के रूप में उसको अपॉइंट करेंगे। फिर आता है सेक्शन 2 का क्लोज 9। ठीक है, 2 के क्लोज 9 के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक सेकेंड, इसको अपन वापस क्लोज कर लेते हैं, क्या हो गया। अब अगर अपन 2 के क्लोज 9 की बात करते हैं, 2 के क्लोज 9, ठीक है, तो 2 की क्लोज के बताता है निर्यात के बारे में बताता है। निर्यात क्या हो जाएगा अपने पास में, एक्सपोर्ट के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट अगर स्टेट गवर्नमेंट या सीमा शुल्क सीमांत के आर पार न होकर अन्य प्रकार के राज्य से बाहर ले जाना, तो यहाँ पे निर्यात के बारे में बात की जाती है। होटल के बारे में क्या है, तो 29A होटल के बारे में बात करता है। ठीक है, फिर आयात क्या, सेक्शन 2 का क्लोज 10 है वो विलुप्त कर रखा है, यानी इसको रिपील किया गया है। फिर है कि सेक्शन 2 का क्लोज 11 वो आयात के बारे में बात करेगा, वह सीमा शुल्क का आर पार न होकर इस प्रकार के या अन्य राज्य से राज्य के भीतर में लेना। ठीक है, फिर सेक्शन 11 का क्लोज सेक्शन 11 का, तो वो बता मादक द्रव्य क्या होगा, कोई भी मदिरा या मादक औषधि बताया गया है। सेक्शन 2 का क्लोज 12, 2 के क्लोज 12 में क्या बताएगा, मादक औषधि क्या रहेगी, तो उसके बारे में बात करते हैं 2 के क्लोज 12 में। 2 के क्लोज 12 में अपने को क्या बताया है भाई, मादक औषधि। देखो अपने को क्या है, फटाफट रिवीजन करना है, बस इतना क्या, 2 के क्लोज 12 में क्या है, मादक औषधि है, तो इसमें भांग के पौधे हैं या कैनिबास सेटिवाल है या भांग से सीधे गांजा वगैरह है वो आ जाएगा। फिर मादक औषधि से संबंधित कोई भी ऐसा रोग मिश्रण किया गया है वो आ जाएंगे, या कोई भी निष्प्रभाव सामग्री है वो होंगे, जिनको तैयार करने के लिए कोई भी पेय औषधि हो या ऐसी कोई भी अन्य मादक या स्वापक वस्तु जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करे, तो वो सारी चीज़ें क्या आ जाएगी इसके अंदर, मादक औषधि के अंतर्गत आएगा। फिर सेक्शन 2 के क्लोज 13, 2 के क्लोज 13 किसकी बात करता है, मदिरा की बात करता है, लिखर की बात करता है। इसके अंदर क्या होगा, एक द्राक्ष शीरा या सार या स्पिरिट ऑफ वाइन, ठीक है, स्पिरिट ऑफ वाइन, दूसरा शराब, तीसरा ताड़ी, चौथा बियर, ये समस्त तरल पदार्थ, यानी इसके अंदर 4 चीज़ होगी। मदिरा के अंदर क्या होगा, देखो स्पिरिट ऑफ वाइन पहला, दूसरा स्पिरिट, तीसरा शराब, चौथा ताड़ी, पांचवा बियर। ऐसे सरल या ऐसा तरल पदार्थ जो अल्कोहल से बने हो या जिनमें अल्कोहल हो, कोई भी ऐसा पदार्थ जिसे राज्य सरकार या अधिसूचना द्वारा इनको उद्देश्य के लिए मदिरा घोषित करती है, तो वो हो जाएगा। तो 4 चीज़ें अपने पास में ध्यान रखना कि भाई 4 चीज़ें 5 चीज़ें क्या क्या है। देखो पहला तो अपने पास में है स्पिरिट, दूसरा अपने पास में है बियर, तीसरा अपने पास में है ताड़ी, ठीक है, चौथा है शराब,
और 5 वापस आ जाएगा स्प्रिट। ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि इनको वो नोटिफाई कर दे कि भाई ये मादक पदार्थ हैं, तो ये समझा जाएगा ये सारी चीज़ें मादक पदार्थ जो एल्कोहल के रूप में उपयोग में आ रही हो। फिर आता है कि मदिरा की दुकान क्या होगा, तो मदिरा 13 क्लोज 1 के अंदर बताया गया, 2 के क्लोज 13A में बताया गया है कि मदिरा की दुकान होगी तो वहाँ पर कोई भी फुटकर दुकान तेल के रूप में जो लाइसेंस प्राप्त कर या उसमें होटल या सामान्य मद्यपान गृह में सम्मिलित नहीं होगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई है। फिर विनिर्माण क्या होगा, ये इसके बारे में बात करता है सेक्शन 2 की क्लोज 14 में। फिर स्थान के बारे में बात करता है 2 की क्लोज 15 में। सेल की बात करता है 2 की क्लोज 16 में। 2 की क्लोज 16A में बताता है कि भाई जो आप मादक जो मदिरा है उसका विक्रय के बारे में बात करता है। फिर 17 यानी 2 के क्लोज 6 में, 2 के क्लोज 7 में 17 में मदिरा स्पिरिट के बारे में बात करेगा। और कोई भी ऐसी मदिरा या जिसमें मद्य सार हो, चाहे वह विपकृत हो या अथवा नहीं हो, ये क्या हो जाएगा, स्पिरिट होगी। इसकी डेफिनेशन बहुत स्ट्रिक्ट लैंग्वेज के अंदर है, आप आराम से याद कर लेना यार। फिर है कि सेक्शन 2 के क्लोज 17A में मदिरा की आपूर्ति के बारे में बात करेगा। फिर बात करते हैं ताड़ी क्या होगी, तो ऐसे किसी भी जाति का ताड़ के वृक्ष से खींचा गया रस, चाहे वह किण्वित या अकिण्वित हो, वह ताड़ी मानी जाएगी। यानी ऐसा कोई भी जाति का ताड़ का वृक्ष जो वो खींचा गया रस है और ऐसा मतलब है कि किण्वित हो या अनकिण्वित हो, तो वो क्या मान लिया जाएगा, ताड़ी मान लिया जाएगा। फिर 2 के क्लोज 19 में परिवहन के बारे में बात करें। ताड़ी किस में, 2 के क्लोज 18 में। यह ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर सेक्शन 3 में वो रिपील किया गया है। फिर सेक्शन 4 में मैंने बता दिया कि भाई जो घोषित करने के लिए जो शक्ति होगी, भाई कौन सी देसी मदिरा होगी या विदेशी मदिरा होगी, तो वहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, इनको नोटिफाइड कर देगा कि ये सारी चीज़ें मदिरा देसी है या मदिरा विदेशी है। आई बात समझ में। फिर अपन के पास में आता है कि सेक्शन 5 ये फुटकर और थोक विक्रय की परिभाषा क्या है, तो यहाँ पे क्वांटिटी के हिसाब में बताया गया कि भाई कौन रिटेल होगा, कौन होलसेल होगा। कि भाई जो क्वांटिटी के हिसाब से माल परचेज करेगा वो या होलसेल करेगा, रखेगा अपने पास में, तो वो माना जाएगा कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा किसको कितना देना है, कौन रिटेल बन सकता है, कौन होलसेल बन सकता है। ये एक इसकी डेफिनेशन नॉर्मल रूप में दी गई है सेक्शन 5 के अंदर। फिर बात करते हैं सेक्शन 6। सेक्शन 6 ये कहता है कि भाई ये नॉट एप्लीकेबल होगा इन तीनों एक्ट के अंदर, जो कस्टम एक्ट है या अपन इंडियन टैरिफ एक्ट है या कंटोनमेंट एक्ट है, तो यहाँ पे ये अप्लाई नहीं होगा। फिर बात करते हैं सेक्शन जो चैप्टर 2 की जो स्थापना और नियंत्रण के बारे में, ये अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है, तो ये आप आराम से देख सकते हो। फिर सेक्शन अपन चैप्टर 3 8 से 12 ये भी अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। आयात निर्यात प्रतिषेध की जो शक्ति होगी वो 3 चीज़ें बताएगी। ये भाई आपको कहीं भी ये आयात निर्यात करना है तो उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे आपको रोक लगा सकता है, प्रतिषेध कर सकता है। मादक द्रव्य है तो मादक द्रव्य का आप परिवहन कर रहे हो तो वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो वहाँ पर भी स्टेट गवर्नमेंट प्रतिषेध लगा सकता है। या ऐसा कोई भी चीज़ जो आप सर्वत्र जगह पर है या कोई भी, तो वो तीनों पॉइंट आप एक बार देख लेना। फिर आयात निर्यात का जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या अगर शर्तों की अनुपालना करते हो और सही ढंग से नहीं कर रहे तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है वहाँ पे। फिर यहाँ पर अगर आपको आयात निर्यात परिवहन करना है तो आपको पासेस की आवश्यकता रहेगी, वो भी आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं सेक्शन 11 की, जो आयात निर्यात परिवहन के लिए जो पासेज होगा वो कलेक्टर देगा। अगर आपको लगता है कि भाई जो एक्साइज जो कमिश्नर है तो अगर इसको आयुक्त है, ठीक है, तो वो भी क्या कर सकता है कि इनका अगर साधारण या विशिष्ट मामले के अंदर अगर आदेश देता है तो उनको अधिरोपित भी कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। अधिरोपित करे तो उनको करना ही होगा। अगर डायरेक्शन देता है तो वो भारत के किसी भी क्षेत्र में जो प्राधिकारी होगा, जो प्राधिकारी द्वारा पासेज है उसको भी मंजूर कर लिए जाएंगे। तो ये अपन के पास में सेक्शन 12 कंप्लीट हो गया। क्या मैंने सही बोला क्या? फिर बात करते हैं चैप्टर 13 की। चैप्टर 4 की जो 13 से लेकर 24 तक अंदर बताए गए हैं।
तो यहाँ पे विनिर्माण है, कब्जा है, इसके बारे में या सेल क्या रहेगा। तो सेक्शन 13 यह बात करता है जो अपन कह सकते हैं कि जो आप लाइसेंस लोगे, इन लाइसेंस लेने का क्या आपके पास में क्या अधिकार हैं, क्या आपके दायित्व रहेंगे, तो इनके बारे में बात की गई है। या कोई भी आपके शर्तें वगैरह कंडीशन है या जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में सेक्शन 13 बात करता है। यानी किसी भी मादक पदार्थ, यानी कोई भी आपका मादक पदार्थ हो सकता है सेक्शन 13 के माध्यम से। अब वो मादक पदार्थ क्या करते हो, आप किसी विनिर्माण का संग्रहण करते हो, ठीक है, या भांग के पौधे का खेती करते हो, या ताड़ी या वृक्ष का क्या करते हो, छिद्रित करते हो, केंद्रित करते हो। मदिरा विक्रय की बोतल में भरना, जो आप क्या करते हो, मदिरा है जो विक्रय योग्य बोतल है उसमें आप भर रहे हो, ठीक है, या आप जो डिस्टिलरी है या ब्रूअरी निर्माण कर रहे हो, वो हो गया। आई बात समझ में। फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ताड़ी से भिन्न किसी मादक द्रव्य विनिर्माण के लिए जो कोई भी सामग्री है। अब सामग्री के अंदर क्या क्या चीज़ें आएगी वो देखना। पहला है कोई भी सामग्री जो भयिका है, पात्र है, उपकरण है या साधित्र उपयोग एंड अपने पास में कोई भी कब्जे में रखता है, वो सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, इनको लाइसेंस के लिए अधिकार और शर्तों के रूप में क्या कर सकता है, इनको लाइसेंस की आवश्यकता रहेगी। फिर बात करते हैं इनके अंदर एक प्रोविज़ो की बात किया गया है। भाई प्रोविज़ो के अंदर क्या है, तो वहाँ पर जो अगर यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ अपने को घोषित करनी कि भाई ये चीज़ रहेगी इसके माध्यम से या लाइसेंस के अंदर, तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि शर्त अधिरोपित कर सकता है या शर्त के संबंध में उनको प्रिस्क्राइब करेगा कि भाई आप ऐसी शर्त के माध्यम जो ताड़ी उत्पन्न कर रहे हो या करने वाले जो वृक्ष है इनको छिद्रित करने के लिए या इस संबंध से ताड़ी निकालने के लिए संबंध में क्या होगा, लागू नहीं होगा। भाई ऐसी शर्त लगा दे, भाई ये जो ताड़ी का वृक्ष वगैरह है या ये कोई भी आप जो रस खींच रहे हो, तो इसके संबंध में जो निकालने के संबंध में कुछ भी ऐसी शर्तें वगैरह, तो वो शर्त ये पर्टिकुलर कोई भी काम के लाइसेंस में आप लिख दिया कि ये चीज़ नहीं आएगी, तो वो लागू नहीं रहेगा, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बात कह देता है कि भाई आपको कोई भी जो गृह उपभोग करते हो, घर के अंदर आप मदिरे का निर्माण वगैरह करते हो, तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ संबंधित विनिर्देश करता है वहाँ पर होगा, अन्यथा आपको क्या है कि वहाँ पर वो लागू नहीं रहेगा। भाई जैसे आपको भाई स्पेसिफाइड बता दिया स्टेट गवर्नमेंट, भाई इसी घर में आपको करना है और इसी घर के अलावा आप किसी अदर घर के अंदर कर रहे हो, तो वहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन रहेगा, वहाँ पे आप नहीं कर सकते जो विनिर्देश किया जाए, ठीक है। अगर विनिर्देश नहीं किया गया है तो आप नहीं करना, लाइसेंस मिल जाता है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो हो जाएगा, फिर लागू नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं अपन सेक्शन 14 की। सेक्शन 14 क्या आ जाएगा इसके अंदर, वापस वही स्थापना भंडार गृह के बारे में बात करता है, ठीक है। फिर डिस्टिलरी, ब्रूअरी, भंडारगृह के स्थान से हटाए जाने के बारे में बात करेगा। फिर है कि डिस्टिलरी और ब्रूअरी भंडार के स्थान में हटाए जाने में शुल्क का संदाय वगैरह है, वो आप आराम से देख लेना, छोटी सी बात है उसके अंदर, ठीक है। फिर अपन सेक्शन 16 की बात करते हैं। सेक्शन 16 क्या है, मादक द्रव्य के साधारण के रूप में क्या क्या चीज़ें होंगी। साधारण या इंटॉक्सिकेट का जो जनरली कब्जा वगैरह रखे है, सेक्शन 16 की बात करता है। सेक्शन 17 है कि मादक द्रव्यों के विक्रय के लिए आपको अगर अपन लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्शन 17 की अगर अपन बात करें तो क्या होगा, लाइसेंस के प्रकार का अगर कोई भी मादक द्रव्य या उस समय जब मंजूर की गई है किसमें, जो लाइसेंस अथॉरिटी के द्वारा या जो रिस्ट्रिक्शन वगैरह या निर्बंधन या शर्तें हैं उनके रूप में अगर आपको करते हो तो इनके अधीन ही बेचा जाएगा, अन्यथा नहीं बेचा जाएगा। जो आपको उस अथॉरिटी के माध्यम से जो आपको लाइसेंस मिल रखा है उसकी मंजूरी पर ही आप क्या कर सकते हो कि मादक द्रव्यों का सेल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई यहाँ पे अपने को लाइसेंस नहीं मिला इस संबंधित जो ताड़ी का वृक्ष वगैरह के भाई कितना अपन को रस लेना है वगैरह, तो अगर आपने को वहाँ पे उस शर्त में लिख दिया है भाई अपन लाइसेंस ले रहे हैं और उस लाइसेंस में कंडीशन डाल दी कि भाई इस चीज़ का आपको सेल वगैरह नहीं करना है, तो आपको नहीं करना होगा, ठीक है। तो जैसे भी किसी भी वृक्ष से निकाली गई ताड़ी पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति या ताड़ी की लाइसेंस के बिना ऐसे व्यक्ति बेच सकता है, एक के अधीन ताड़ी का विनिर्माण विक्रय अनुज्ञप्त होगा। तो यहाँ पे बात की गई है कि भाई अगर आपको किसी भी वृक्ष से निकाली गई जो ताड़ी का जो अधिकार रखने वाला व्यक्ति है, ठीक है, तो ताड़ी उस लाइसेंस के बिना अगर वो ऐसे व्यक्ति को बेच सकता है या एक के अधीन ताड़ी के विनिर्माण करने का अनुज्ञात होगा। अगर आपके पास में परमिशन है, उसका लाइसेंस वगैरह है, तो इसके माध्यम से आप कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर पाओगे। फिर एक बाकी खेती, तो बाकी खेती जो लाइसेंसी पर्सन होगा उसको वो बाकी खेती कर सकता है, उसको अगर एक के दिन उसको परमिट मिला हुआ है तो वो करेगा, अन्यथा उसको नहीं किया जाएगा, नहीं बेच सकता।
फिर एक्ट के अधीन कोई भी विदेशी मदिरा पर है वो लागू नहीं होगा। ये जो एक्ट है, ये जो आबकारी अधिनियम है, विदेशी मदिरा के ऊपर लागू नहीं होगा। कोई भी आप प्राइवेट लीज वगैरह है या लीगल रूप से प्राप्त कर रहे हो तो वो स्थान को छोड़कर, स्थान छोड़ने और मृत्यु के बाद या हित पर प्रतिनिधियों पर ओर से इस प्रकार से कोई प्राइवेट लीज ले रखी है तो वो आप काम कर सकते हो। फिर है कि भाई आपका जो एक्साइज कमिश्नर है, एक्साइज कमिश्नर के रूप में आपको कोई भी अदर स्टेट के अंदर है या अदर जो कह सकते हैं यूनियन या स्टेट टेरिटरी है, उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि आबकारी के लिए अधीन विधि है वो विक्रय योग्य है तो वहाँ पर वो लाइसेंस से समझी जाएगी जो उस एक्ट या उस संघ या उस राज्य के अंदर जो अधिनियमित की गई है। फिर बात करते हैं सेक्शन 17 क्लोज 3 की, तो वहाँ पर अपने को बात की गई है ये कब जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था अपने पास में 7/8/2012 को यह संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब इसके अंदर क्या है, मदिरा का विक्रय या आपूर्ति के बारे में बात करता है। तो मदिरा का विक्रय और आपूर्ति के बारे में बात करता है तो यहाँ पर यह देखना योग्य होगा कि जो सेक्शन 17 है, कि जो सेक्शन 17 का, देखो मैं वापस लिख देता हूँ, सेक्शन 17 क्लोज 3 ये कब जोड़ा गया था, 2012 के अंदर जोड़ा गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना 2012 के अंदर संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये क्या बात करेगा कि मदिरा का विक्रय और आपूर्ति के बारे में बात करेगा कि मदिरा के विक्रय की जो आप उसको परमिशन देते हो, ठीक है, विक्रय करने की, तो वो क्या होता है कि कहाँ पर करेगा, माध्यम रहेगा, किस प्रकार से करेगा, तो दुकान के माध्यम से करेगा। ठीक है, किस लेवल से कर सकता है, तो नेक्स्ट अगर आपका राष्ट्रीय लेवल है माध्यम से करते हो, राज्य मार्ग है, राज्य राजमार्ग सर्विस रोड है, तो वहाँ की जो आप कितनी परिधि के अंदर यानी 500 मीटर की दूरी परिधि पर आपको जो स्थित है नदी वगैरह है, तो वहाँ पर आपको देखना रहेगा कि, परंतु उन राष्ट्रीय राजमार्ग को लागू नहीं होगा जो किसी नगरीय क्षेत्र से होकर गुजरते हो, तो उस क्षेत्र के अंदर वहाँ पर वो दुकान है या आप क्या कर सकते हो, मदिरा के विक्रय का आपको परमिशन नहीं रहेगा। फिर इसके अंदर बात करते हैं अपन के कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, प्राधिकारी है, इनके संबंध में जो विक्रय है, जो निर्णय वगैरह, डिक्री है, आदेश है, तो किसी भी भारत के होते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाता है कि होटल है या लाइसेंस से संबंधित है, तो होटल का परिसर है या मेंबर का जो उपभोग कर रहा है, मेहमान है या अन्य व्यक्ति है, इनकी आपूर्ति करने हेतु जो पात्र होगा वो होटल या जो राष्ट्रीय राजमार्ग है तो रजिस्टर्ड होने चाहिए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर उनसे के निकट हो। ठीक है, फिर है कि भाई सेम वैसा का वैसा अपन अगर तीसरा पॉइंट देखते हैं तो होटल या सामान्य गृह मद्यपान है जो अगर लाइसेंस जारी कर दिया है तो वो वहाँ पर सदैव मदिरा जारी समझा जाएगा और नियम प्रावधान वगैरह निरंतर इसके अंदर बने रहेंगे। अगर चाहते हैं तो वो लागू भी कर सकते हैं। फिर आता है भाई आपको सेक्शन 18। सेक्शन 18 की क्या बात है भाई, इसके अंदर मंजूरी की बात की गई है भाई, पट्टे के मंजूर के बारे में, तो वो आपको ध्यान में रखना है क्या है। पट्टा मंजूर करने की शक्ति बात की गई सेक्शन 18 के अंदर। फिर सेक्शन 18A निर्माण, विक्रय या अन्य अधिकारी प्रदान करने की शक्ति बात की गई। फिर ताड़े निकालने के लिए पट्टेदार की यानी लीज की परमिशन ऑफ ड्रॉ ताड़ी के बारे में बात करेगा। फिर सेक्शन 20 के अंदर है कि छावनियों में मदिरा का विनिर्माण किस प्रकार से होगा मिलिट्री के अंदर, तो वो भी बात की गई है सेक्शन 20 के अंदर। फिर बात करते हैं कि जो सेक्शन 21, 22, 23 है, तो यहाँ पर अपने को क्या है कि माप और परख के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों की या कह सकते हैं कि जो ड्यूटीज़ ऑफ लाइसेंस विथ रिगार्ड मेजरमेंट एंड टेस्टिंग है या 21 वर्ष से कम आयु के पुरुषों, ये तीनों सेक्शन आप क्या करना कि इनको देख लेना, क्योंकि ये लास्ट ईयर भी एग्जाम के अंदर आया था सेक्शन 22। ठीक है, तो ये आप देख लेना, ये सेक्शन 22 या 23 इनमें से कुछ एक सेक्शन जरूर आया था। इन तीनों को आप क्या कर सकते हो, एक मतलब आराम से देख लेना। सेक्शन 21 तो क्या कहेगा भाई, आप ये जो माप और परख के संबंध में है तो अनुज्ञप्तिधारकों के ड्यूटीज़ के बारे में बात करता है। जो विनिर्माण है या विक्रय के लिए क्या किया जाता है उसको आबद्ध किया जाता है, या वो किसी भी या इस एक्ट के अनुसार आपको क्या करता है कि माप या जो परख है या माप या बाट का जो आपके पास मेजरमेंट या उपकरण है, उस उपकरण को क्या करेगा कि जो एक्साइज कमिश्नर होगा, एक्साइज उसको कमिश्नर प्रिस्क्राइब करेगा भाई आप इतना मतलब माप और बाट के हिसाब से आपको लेना है।
ठीक है। तो अगर आपके पास में लाइसेंस क्षेत्र है तो लाइसेंस क्षेत्र में से ही उसको करना होगा। जो लाइसेंस है उसके माध्यम से आपको उपकरण के माध्यम से वो एक्साइज कमिश्नर है वो प्रिस्क्राइब कर देगा, भाई आप माप और बाट के उपकरण के विनिर्माण या विक्रय के रूप में आप अधिनियम के माध्यम से करोगे। फिर है कि ऐसा कोई भी मादक द्रव्य या ऐसा परख है उसका जो तरीका होगा वो किस प्रकार से होगा। विक्रय तो वो आबकारी अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। किसी भी समय कब्जे में रहने के लिए जो आबकारी अधिकारी है कोई भी अध्यपेक्षक के द्वारा उसमें सम्यक रूप से सशक्त है तो वो क्या कर सकता है, उसका विनिर्माण विक्रय के रूप में आबद्ध कर सकता है। फिर सेक्शन 22 की बात करते हैं, वो 21 वर्ष से है। तो 21 वर्ष से कम आयु का मेल है या फीमेल है तो उसको प्रतिषेध करेगा किस काम के लिए, उपभोग के लिए, नियोजित करने के लिए। अगर इन चीज़ के लिए लाइसेंस नहीं है तो वो नहीं करेगा। फिर है कि सेक्शन 23 है 21 वर्ष से कम आयु के मदिरा के व्यक्तियों के मदिरा और औषधि के विक्रय के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि भाई अगर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को मदिरा और मादक औषधि का विक्रय पर उसको रोका जाएगा, प्रतिषेध किया गया है। फिर बात करते हैं सेक्शन 23A की। सेक्शन 23A ये बताता है कि भाई आपके पास में मदिरा के संबंधित विज्ञापनों को प्रतिषेध के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे 3 चीज़ों के बारे में होगा। पहला है सूचना, परिपत्र या नाम पत्र या आपके पास में कोई भी रेफर वगैरह है या अन्य डॉक्यूमेंट वगैरह है तो उनके बारे में बात करता है। दूसरा कि आप अनाउंसमेंट करते हो मौखिक रूप से तो उसमें आपको प्रकाश, ध्वनि, धूम्र उत्पादित करने वाले जो पारित करने वाले किसी भी साधन के द्वारा। और तीसरा अगर कोई भी ऐसा प्रदर्शन जो छत्तीसगढ़ सिनेमा रेगुलेशन जो एक्ट 1952 है उससे लाइसेंस से ही क्या कर सकोगे। और सिनेमा मनोरंजन से जुड़े हुए या स्लाइड वगैरह फिल्म द्वारा इस आप कर सकते हैं। यानी इसके अंदर 3 चीज़ें आपको ये ध्यान रखना है, कोई भी सूचना या परिपत्र, नाम मात्र या कोई भी अवेस्टन रेफर वगैरह रेपट वगैरह, अनाउंसमेंट मौखिक प्रकाश ध्वनि के रूप में या धूम्र या उत्पादित करने वाले पारित या करने के किसी भी साधन द्वारा। तीसरा कोई भी ऐसा प्रदर्शन जो छत्तीसगढ़ सिनेमा रेगुलेशन के द्वारा 1952 है, इनके माध्यम से आप क्या करोगे, लाइसेंस है तो आप कर सकोगे, अदरवाइज नहीं होगा। फिर है कि जो इसके अंदर बात करते हैं कि जो समाचार पत्र है, पुस्तिका है या वर्णिका है, पत्रिका है, किसी भी अन्य एकल या नियतकालिक प्रकाशन में कोई है तो उसकी अगर प्रशंसा कर रहे हो मदिरा की या आप कोई उपयोग के लिए अगर आग्रह कर रहे हो तो वो चीज़ हो जाएगी। या मदिरा लेने के लिए आप प्रस्ताव दे रहे हो या ऐसा कोई भी कार्य करते हो जो तात्पर्य हो तो वहाँ पर क्या करेगा, उसका मुद्रा के रूप में प्रकाशित किया जाएगा या संप्रदर्शित किया जाएगा, वितरण किया जाएगा। इस तरह का कोई भी आप वहाँ पे ऑफेंस वगैरह करते हो तो ऑफेंस वगैरह हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या पेनल्टी वगैरह या आपको कह सकते हैं कि पनिशमेंट मिलेगी। तो वो आपके 6 मंथ तक का कारावास हो सकता है और फाइन 2000 रुपये तक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। इस प्रकार से आप क्या करते हो कि भाई नियतकालिका प्रकाशन कोई भी मदिरा का प्रशंसा उपयोग के आग्रह करते हो, मदिरा देने प्रस्ताव करते हो या ऐसा करता है या तात्पर्य हो या ऐसा करता है तो वो क्या करता है, उसको मुद्रित करता है, प्रकाशित करता है, सम प्रदर्शित करता है, वितरण करता है। इस अपराध के लिए, ऐसे अपराध के लिए आपको 6 महीने का कारावास भुगतना पड़ सकता है, फाइन भी आपको 2000 रुपये की या बहुत से आपको सज़ा मिलेगी। फिर है कि भाई अगर इस प्रकार के जो इसके अंदर बात की गई है तेबिस का क्लोज अपन बात कर रहे हैं अब 3 और 4 का। ठीक है, साथ में बात करेंगे। तो ऐसे कोई भी 3 और 4 का अगर बात करते हैं, कोई भी चीज़ उपबंधित है और उनके सिवाय जो अब धारा 2 के अंदर बताया गया है तो वहाँ पर आपको कोई भी सूची पत्र है या कोई भी जो मूल्य सूची है तो वहाँ पर वो छत्तीसगढ़ मदिरा जो एक्ट है, छत्तीसगढ़ मदिरा या विक्रय स्थान जो सम प्रदर्शित करेगा या आपका कोई भी एडवर्टाइजमेंट है या कोई भी अदर प्रोडक्ट है तो वहाँ पर उसको आप क्या करोगे, समाचार पत्र या छत्तीसगढ़ के मदिरा से पूर्ण रूप से है तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या किया जाएगा, उसको प्रकाशित करेगा। अदर एडवर्टाइजमेंट या किसी भी अन्य सामग्री के स्टेट गवर्नमेंट विशेष छूट दे सकता है और ऐसी किसी चीज़ में तो वहाँ पर वो लागू नहीं रहेगा, ये बात की गई है। फिर बात करते हैं क्लोज 4 के जो 3 उपधारा का होते हुए सरकार किसी भी विज्ञापन सामग्री, मदिरा प्रशंसा या उपयोग सामग्री देने के प्रस्ताव के बारे में अगर बात करता है तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगा
कि देने का प्रस्ताव करता है या मदिरा का प्रस्ताव है तो समाचार पत्र के माध्यम से या पत्रिका पुस्तिका अन्य प्रकाशन मुद्दे से प्रकाशित करता है, तो वो अगर आप कोई भी इसका नोटिफिकेशन का उल्लंघन कर देते हो तो प्रत्येक अगर इन सब के लिए प्रत्येक के लिए, चाहे वो समाचार पत्र का हो, चाहे वो पत्रिका का हो, चाहे वो पुस्तिका का हो, चाहे वो अन्य प्रकाशन हो, चाहे मुद्रित हो, चाहे प्रकाशित हो, इनका प्रत्येक के लिए क्या किया जाएगा, आपको 6 महीने का कारावास और फाइन 2,000 रुपये तक, और या आपको बहुत से क्या किया जाएगा, दोनों से दंडित किया जाएगा। आई बात समझ में। फिर आता है स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है कि भाई जो समाचार पत्र है या पुस्तिका अन्य प्रकाशन जिसका मुद्रण प्रकाशन कहीं पर भी हुआ हो, ऐसा प्रतीत होता हो कि उसका प्रशंसा आग्रह उपभोग अन्य प्रकाशन के प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में उसको डिक्लेरेशन के माध्यम से किया जा रहा है, तो वो डिक्लेरेशन स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसको फॉरफीचर कर लेगा, या आबकारी जो आबकारी अधिकारी है उसको क्या करेगा, पुनः राजस्व विभाग में या स्टेट प्राधिकरण कोई भी अन्य विभक्ति वगैरह है तो इनको क्या कर सकता है, अभिगृहित कर लेगा। अभिगृहित को इंग्लिश में क्या कहते हैं वो आप देख लेना। अभिगृहित का मतलब अपन सरेंडर वगैरह, वो शायद वैसा हो सकता है, ये क्या देख लेना आप क्या कहते हैं इसमें। अब करेगा कौन, तो कोई भी कलेक्टर हो सकता है, प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट हो सकता है, ये लोग क्या करेंगे, उनको अभिगृहित करेगा, या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अन्य ऑफिसर जो उप निरीक्षक पंक्ति का श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का कोई भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकता है। किनके माध्यम से, अब क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो जारी करने के लिए, तो अंक की कोई कॉपी हो सकती है, कोई बुक वर्णिका पुस्तिका अन्य प्रकाशक मौजूद हो, या अन्य मौजूद युक्त संदेह हो तो उसकी प्रवेश के लिए या तलाशी के लिए या उनको लेने के क्या कर सकता है, वारंट जारी कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं, कोई कलेक्टर, पुलिस वर्ग, द्वितीय वर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी ऑफिसर जो अपने पद या कोई भी पुलिस ऑफिसर इनके संबंध में वारंट जारी कर सकता है। आगे बात समझ में, यहाँ तक तो सेक्शन 23 क्लोज 23A हो गया। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे सेक्शन 24 की, जो लोक शांति के लिए दुकानों को बंद किया जाना है। अगर आपको लगता है कि पब्लिक के लिए स्पेस के लिए आपको दुकान वगैरह बंद करनी है, तो इस संबंध में आपको 3 प्रोविज़न बताए गए हैं, यानी 3 क्लॉज बताए गए हैं। तीनों क्लॉज के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी कोई दुकान है, अब इसके संबंध में जो नोटिस वगैरह वो कौन देगा, तो वो नोटिस है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेगा, और लाइसेंसियों को लाइसेंसियों क्या करेगा, उसको रिटन में नोटिस के माध्यम से करेगा। फिर है कि जो भी आपके दुकान के अंदर जो मादक द्रव्य विक्रय के लिए रखा गया है, या आपको जो टाइम पीरियड बताया गया है कि भाई इतने समय के लिए आपको खोलना है या इतने समय के लिए है, और उस लोक शांति के परीक्षण के लिए बंद कर दी जाएगी, ठीक है, तो वो कौन करेगा, अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लाइसेंसधारियों को वो लिखित में नोटिस देकर ये सारी चीज़ें उसमें फुलफिल करवा लेगा। फिर दुकान का अगर आपके पास में पासेस वगैरह है या बलवे या विधि के विरुद्ध जमाव आशंका होगा, आपको लग रहा हो, तो किसी भी वर्ग का मजिस्ट्रेट उसको क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। अगर बलवा या असेंबली, ठीक है, अनलॉफुल असेंबली आपको अगर लगता है कि इस तरह का हो सकता है, तो वहाँ पर जो अनुज्ञप्तिधारी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कोई भी आदेश के बिना उसको दुकान बंद कर देगा, ठीक है। यानी वो अनुज्ञप्तिधारी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में भी क्या करते हैं, वो स्वयं क्या कर सकता है कि यहाँ पर मदिरा को दुकान को क्या कर सकता है, बंद करने का आदेश दे सकता है। फिर है कि कोई भी मजिस्ट्रेट उपधारा 2 के अंदर कोई भी आदेश जारी करता है, तो वहाँ पर वो अपनी कार्यवाही क्या करेगा, उसको जो रीजन है वो इसके रीजन लिखेगा और उसको इतला देगा, किसको, कलेक्टर को भेजेगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं चैप्टर 5 की। अपन चैप्टर 5 क्या है कि भाई शुल्क और फीस का ड्यूटीज़ और फीस के बारे में बात करता है। तो अगर अपन बात करते हैं कि भाई शुल्क और फीस सेक्शन 25 की बात की जाती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा कि भाई उनके डायरेक्शन में कोई भी एक्साइज कमिश्नर है या उनको कोई भी प्रतिशुल्क जो औषधि है, या अपन कह सकते हैं ये प्रसघन निमित्तें हैं, ठीक है। तो उत्पादन शुल्क जो एक्ट बना हुआ है 1955 का, उसमें स्केड्यूल के माध्यम से आप क्या करोगे भाई, कभी जो स्पेसिफाइड कर दिया या औषधि से कोई भी अलग है, तो वहाँ पर वो क्या कर सकेगा, आपका जो शुल्क योग्य है उसके बारे में आपको क्या किया जाएगा, फीस वगैरह वो ली जाएगी। अगर आपको लगता है कि भाई जो मादक औषधि है या कोई भी बाकी खेती पर उसको उद्ग्रहित किया जाता है, तो एक बार में
एकड़वार दर से या संग्रहित मात्रा में उसको क्या किया जाएगा कि उसको शुल्क वगैरह वो प्रदाय किया जाएगा, संदाय किया जाएगा। फिर बात आती है कि डिस्टिलरी या ब्रूअरी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपको कोई भी ऐसा डिस्टिलरी या उनका उपयोग वगैरह करते हो या उनकी सामग्री जो मात्रा में संग्रहित करते हो डिस्टिलरी या ब्रूअरी का है, तो उसमें अगर जो मात्रा के अनुसार जो आपको मात्रा तय गई है उसके अनुसार ही आपको किया जाएगा। तो वो जो फीस वगैरह होते हैं कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगा। अगर आपका कोई भी है उपयोग में लाई जाने वाली कोई भी सामग्री है तो वो भी प्रभारित की जाएगी। जो भी दर वगैरह है वो निर्धारित की जाए तो उसके माध्यम से आपको शुल्क वगैरह देय होगा। फिर है कि जो ताड़ी के पर प्रत्येक ऐसे वृक्ष पर जो ताड़ी निकाली गई है उसको उद्गृहित की गई है, इनके बारे में बात की जाएगी। फिर आता है कि भंडारगृह के विक्रय के रूप में, तो वहाँ पर जो आबकारी कर योग्य वस्तु होंगे उसमें भंडारगृह ऐसी वस्तु के लिए जो तारीख से प्रवर्त करे, ठीक है, तो उसके माध्यम से आपको जो भंडारगृह से आबकारी शुल्क योग्य वस्तु के निर्गमन पर शुल्क है या शुल्क में आपको वृद्धि करनी है या कमी करनी है, तो और आपके पास में कोई भी स्टॉक वगैरह वो ऐसे शुल्क क्या करेगा? लेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा दोस्तों? या मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखो स्पीडली अपन क्या कर रहे हैं कि एक इन सेक्शन को क्या कर रहे हैं कि रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ आप भी अपना बैठ के अंदर ध्यान रखें कि भाई क्या चीज़ कहाँ पर लिखी हुई है, तो आप आराम से उसको एक बार वापस नज़र से बाहर निकालोगे तो आपको वापस सारी चीज़ें आपके पढ़ी हुई है वो सारी रिकॉल हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये एक अपन आज मतलब है कि 5-7 दिन आपके पास में बच्चे हैं, तो आपके अंतिम मतलब हथियार के रूप में आप इसको रिवीजन के माध्यम से ले सकते हो। तो सेक्शन 25 है कि भाई आपके जो अब जो आबकारी शुल्क योग्य वो वस्तुओं के लिए क्या होगा? 10% होगा। कोई भी क्वांटिटी है या स्ट्रेंथ यूज़ कर रहे हो या उनकी वैल्यू वगैरह है किसी भी प्लेस के रूप में वो 10% होगा। अगर कस्टम के रूप में कोई भी काउंट साइड इंडिया है, ठीक है, तो वो नॉट जुडिक्शन के अंदर आएगा। स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर रहेगी? उसको वृद्धि कमी ड्यूटी वे एग्जाम कर सकता है एनी एक्सेबल आर्टिकल को हो, तो ये भूतलक्षी प्रभाव के रूप में आ जाएगा। अब बात करते हैं सेक्शन 26 की। सेक्शन 26 क्या है कि ऐसा शुल्क उद्धरण करने का जो क्या तरीका रहे, वे ऑफ लिविंग का सच ड्यूटी क्या रहेगी। तो यहाँ पर कुछ भी है जो हाउ ड्यूटी रहेगी तो वो स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। और क्या रहेगी? रेट इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल दर के अनुसार किया जाएगा। देखो क्या है कि 26 के अंदर क्या है अपने पास में, अब इनको प्रिस्क्राइब कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। अब स्टेट गवर्नमेंट करेगा तो किस हिसाब से करेगा? तो वो रेट क्या होगा? रेट इनटू क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, ठीक है। एक्साइजेबल आर्टिकल के माध्यम से क्या किया जाएगा? उनके दर के अनुसार इनको जो शुल्क है वो उद्धृत करेंगे। फिर है सेक्शन 27। सेक्शन 27 के अंदर बात करते हैं अपन पट्टों के लिए मंजूरी का संदाय कौन करेगा। तो पट्टों के लिए मंजूरी की जो आपने किस प्रकार से जो लेवी वगैरह की है लेवी रेट से उसी क्या किया जाएगा? तो जैसे आपने लेवी रेट में किया है तो उसी फॉर्मेट में क्या गया है? पट्टे की मंजूरी के रूप में आपको लीज वगैरह ग्रांट वगैरह की जाएगी। फिर है 27A। 27A यह कहता है कि संविधान के प्रारंभ होने से जो शुल्क उद्गृहित होने के लिए किए जाए शुल्क जरूरती, तो वो एक ये क्या है कि संक्रमण काल से रूप में आ रहा है, तो एक ट्रांजिशनल प्रोविजन अपन मान सकते हैं। फिर बात करते हैं चैप्टर 6 की।
यहाँ पे बात की गई 28 से लेकर 33 तक है मेरे हिसाब से इसके अंदर अनुज्ञप्ति है जो कंडीशन लाइसेंस वगैरह क्या रहेगा, ठीक है। तो इसके बारे में बात की गई है। अगर अपन लाइसेंस की सेक्शन 28 की बात करते हैं, क्या फॉर्म रहेगा, क्या कंडीशन रहेगा, मिनिमम क्राइटेरिया क्या रहेगा, फीस परमिट की कंडीशन वगैरह या रिस्ट्रिक्शन वगैरह है, तो वो सारी चीज़ें क्या किया जाएगा सेक्शन, अगर आपको मिनिमम वगैरह और कम से कम पेनल्टी रखनी होगी, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन कि भाई अगर आप क्या करते हो कि जो कोई पर्यवेक्षण के अधीन कोई भी चार्ज वगैरह पे है तो उसका एक्साइज जो ऑफिसर है वो एक्सपेंडिचर है तो वो क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उसको छूट भी कर सकता है अन्यथा नहीं करेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 29 की। तो सेक्शन 29 के अंदर क्या है कि भाई पर्यवेक्षण वाला 28A देख लिया अपन ने, सेक्शन 29 देखते हैं कि भाई सिक्योरिटी वगैरह है, तो सिक्योरिटी वगैरह है तो वो वहाँ पे डीम्ड मानी जाएगी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट करेगा, करनी होगी उसको डिपॉजिट। तो फिर है सेक्शन 30। सेक्शन 30 ये कहता है कि जो पारिभाषिक त्रुटियां वगैरह या अनियमितताएं कोई भी इसमें ओमिशन वगैरह किया गया है तो इसमें जो कुछ भी वगैरह फाइनल किसका रहेगा, जो एक्साइज कमिश्नर होगा उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। भाई क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ नहीं है, अगर आपके कुछ भी ये जो इरेगुलरिटी वगैरह हो जाती है, वैलिड है तो ठीक है, नहीं वैलिड है तो वहाँ पे उनका फाइनल डिसीजन किसका रहेगा, एक्साइज कमिश्नर का रहेगा। फिर बात करते हैं सेक्शन 31 की। अपन सेक्शन 31 की बात करते हैं कि अनुज्ञप्ति वगैरह आदि को रद्द और निलंबित करने की जो शक्ति है, यानी पावर ऑफ कैंसिल और सस्पेंड ऑफ लाइसेंस, तो ये सारी चीज़ किसकी रहेगी बताओ। अगर आपकी कोई भी ड्यूटी वगैरह है अनपेड वगैरह है या कंडीशन बियर्स वगैरह है तो वहाँ पर, या कोई विड्रॉल कर रहे हो सेक्शन 32 के तहत विड्रॉल लाइसेंस, तो वो विड्रॉल लाइसेंस 15 दिन का नोटिस रहेगा। और क्या रहेगा, और अगर आपको सरेंडर करना है तो सेक्शन 33 के अंदर आप अभ्यर्पण कर सकते हो। उसका पहले आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, किसको दोगे, एक कलेक्टर को दोगे, और वहाँ पर वो क्या कर सकता है, एक्साइज कमिश्नर विल बी एनहांस कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब है कि जो उसका फाइनल जो निर्णय है वो किसका रहेगा, तो एक्साइज कमिश्नर का रहेगा। अब बात करते हैं अपन चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। देखो चैप्टर 9 है अपने पास में 34 से लेकर 39 तक, ठीक है। तो यहाँ पे बात की गई है भाई सेक्शन 34 है, विधि विरुद्ध विनिर्माण परिवहन कब्जा विक्रय आदि के लिए आपको पेनल्टी मिलेगी। तो वो पेनल्टी कितनी रहेगी, 6 महीने के लिए 2 ईयर तक हो सकती है और 10,000 रुपये से लेकर 50,000 तक आपको फाइन अधिरोपित किया जाएगा। फिर है सेक्शन 35, किसी भी विकृत या स्प्रिट या विकृत स्प्रिट युक्त निर्मित को परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए शास्ति क्या रह सकती है, तो वो 2 महीने के लिए 2 मंथ से लेकर 2 ईयर तक हो सकती है और 5,000 रुपये से 25,000 रुपये तक आपका क्या हो सकता है, फाइन होगा। आई बात समझ में। अगर आपने सेक्शन 36 के तहत कोई भी आप इलीगल पोजेसन करते हो तो उसकी इलीगल पोजेसन किसका, जो मादक पदार्थ वगैरह या इंटॉक्सिकेशन कर रहे हो तो वो आपको जो कह सकते हैं कि पनिशमेंट आपको क्या मिलेगी, 3 ईयर का फाइन मिलेगा। 3 ईयर से लेकर 5 ईयर तक 3 मंथ से लेकर 5 ईयर तक आपको फाइन कारावास हो सकता है। 1 लाख से लेकर आपको 5 लाख तक, 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आपको क्या किया जा सकता है, पेनल्टी दे सकते हैं। फिर बात करते हैं अपन 36 हो गया, उसके बाद में 36A। अगर आप किसी भी स्थान को सामान्य मदिरा या पान गृह के रूप में खोलने या रखने का उपयोग में लाने के लिए, किसी भी ऐसे स्थान की देखरेख उसका प्रबंध या नियंत्रण रखने के लिए, ऐसे किसी भी स्थान के कारोबार का संचालन करने में सहायता करने के लिए आपको पेनल्टी दी जा सकती है। यानी आप क्या करते हो, कोई भी ओपनिंग के लिए जो कीपिंग कर रहे हो, यूजिंग कर रहे हो या ड्रिंकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग हाउस वगैरह या कंट्रोल कर रहे हो, मैनेजमेंट कर रहे हो, तो इस संबंध में अगर आप कोई भी सहायता कर रहे हो
संचालन के लिए उसका, तो आपको अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर वो पकड़ा जाता है सहायता करने के रूप में, तो वो फर्स्ट टाइम तो उसको क्या मिलेगा 1 ईयर और 5 ईयर तक उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है, 1 ईयर की सज़ा मिलेगी और 5,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये तक उसको फाइन देना पड़ेगा या बोझ से उसको पेनल्टी देंगे। अगर वो लगता है कि बस सेकंड टाइम में, फर्स्ट बार तो उसको दे दिया, ये सारे कर दिया, फिर भी वो वापस वैसे ही उसकी सहायता वगैरह करने लग जाता है या कारोबार करने लग जाता है, उसका कंट्रोल वगैरह मैनेजमेंट करता है, तो वो वहाँ पर क्या है, उसको सेकंड टाइम जो पनिशमेंट उसको मिलेगी वो 2 ईयर की होगी और उसको 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक उसको क्या किया जाएगा, फाइन वगैरह दिया जाएगा। फिर है कि 36B में किसी भी सामान्य मदिरा या पान ग्रह में मत या पाए जाने के लिए, उसको मदिरा पाने के उद्देश्य के लिए कोई भी मतलब आप पाए जाने के लिए शास्त्र या पेनल्टी फॉर बीइंग फ्रॉड ड्रंक है, फॉर पर्पज़ ऑफ ड्रिंकिंग या कॉमन ड्रिंकिंग हाउस है, वहाँ पर आपको क्या करेगा 1,000 रुपये का उसका पनिशमेंट से उसको दिया जाएगा। 36C क्या हो जाएगा, 36C अपने पास में है कि भी किसी भी स्थान में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी ऐसा अपराध जो 34, 35, 36, 36 एक या दिन उसको पनिशेबल है और किए जाने पर, उपयोग में लाए जाने पर क्या उसको पेनल्टी मिलेगी, तो अपने को उसको 1 साल का उसको दंड मिलेगा और 200 रुपये से 2,000 रुपये तक उसको क्या करें फाइन से उसको किया जाएगा। समझ में आ गई बात। फिर बात करते हैं सेक्शन 36D की। 36D यह बात करता है सेक्शन 34, 36 के अधीन कोई भी आपने दंडनीय अपराध करने के लिए कोई भी जो बंद पत्र का निष्पादन किया। अब बंद पत्र का निष्पादन कौन आदेश देगा निष्पादन के लिए, तो वहाँ पर मजिस्ट्रेट आदेश देगा। मजिस्ट्रेट आदेश देगा तो वहाँ पर को उसको सज़ा वगैरह कितनी दे सकता है, तो वहाँ पर वो 3 साल की सज़ा दे सकता है। और वहाँ पर वो क्या कर सकता है कि अनुपातिक राशि में भी उसको बता सकता है कि भाई आपको इतना बंद पत्र की राशि है, वो बंद पत्र का जो एजुकेशन करना है वो अपन कह सकते हैं अनुपातिक राशि से हो सकता है वो, या श्योरिटी सहित या श्योरिटी रेट भी वो आदेश दे सकता है। और ऐसे बंद पत्र के लिए जो बंद पत्र का प्रारूप है या बंद पत्र के जो समस्त सब्जेक्ट वगैरह वो सीआरपीसी के ऊपर लागू होगा और सीआरपीसी का जो सेक्शन है 106 वो यहाँ पर लागू हो जाएगा। फिर वे कौन सी परिस्थिति है जिनमें बंद पत्र शून्य हो जाएगा, कब होगा, जब वो दोष सिद्धि या अपील या अन्य कोई भी अपास्त कर देता है मजिस्ट्रेट, तो वहाँ पर अगर वॉइड हो जाएगा यानी शून्य हो जाएगा। बंद पत्र शून्य कब होगा, दोष सिद्धि, अपील और अन्य अपास्त में, तो उसमें वॉइड हो जाएगा। अपील न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश देने की शक्ति की जाएगी, पुनरीक्षण की शक्ति होगी। ठीक है। फिर है सेक्शन 36E। सेक्शन 36A के मजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति से यह हेतु दर्शाने की उपेक्षा करेगा कि उसे सदाचार के लिए बंद पत्र या निष्पादित किए जाने का आदेश क्यों न दिया जाए, तो वो वहाँ पर 36E के माध्यम से यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उसको अगर एम्पावर्ड है तो वह क्या करेगा, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म हो जाता है, तो वहाँ पर वो सेक्शन 34 और 36 का जो अपराध में दंडनीय है उनको मजिस्ट्रेट क्या करेगा 3 साल से लेकर 3 महीने से, ये देख लेना एक बार सज़ा सही एक नहीं है, वो 3 ईयर तक है क्या, मैंने शायद सही नहीं लिखा है। और 110 का जो बॉन्ड है वो भी क्या किया उसको दिया जाएगा। फिर है 36F जो पेनल्टी वगैरह कंजप्शन वगैरह एल्कोहल और पब्लिक प्लेस पर है, तो वहाँ पर अगर आपको फर्स्ट टाइम वगैरह इस तरह से है तो वो 1 से 5 तक होगा, 1,000 से 5,000 का फाइन होगा, और सेकंड टाइम है तो 5,000 से 10,000 तक होगा, 3 महीने का होगा। अगर आप यही काम सार्वजनिक स्थानों पर मद्यपान पर उत्पाद करने के लिए करते हो तो वो 10,000 से 25,000 तक हो जाएगा और फाइन आपका क्या हो जाएगा 3 मंथ की आपको कारावास मिलेगी। सेक्शन 37 उन अपराधों के लिए शास्ति जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं है, तो वहाँ पर आपको क्या किया 6 महीने के लिए 1,000 रुपये का आपको क्या किया जाएगा पेनल्टी से होगा। फिर अगर अपन बात करते हैं सेक्शन 38 की। सेक्शन 38 क्या है कि इसके अंदर अगर कोई भी लाइसेंस वगैरह है, अनुज्ञप्ति विक्रेता या कर्तव्य बिंदु के लिए विधि के विरुद्ध कार्यों के लिए आपको पेनल्टी मिलेगी वो 1 ईयर्स तक हो सकता है, और आपको जो फाइन मिलेगा वो 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक, या आपको दोनों मिल सकते हैं। सेक्शन 38 की बात करते हैं अपन, तो सेक्शन 38 के अंदर क्या है कि भाई जो मादक द्रव्य है अनुज्ञप्त विनिर्माता विक्रेता पर ऐसी कोई भी मादक कोई उपाय कर औषधि को में कोई भी बाह्य संगठन या कोई भी मतलब कि रंजक पदार्थ मिश्रित करने या मिश्रित करने के लिए, तो उस समय आपको क्या पेनल्टी मिलेगी 1 मंथ से लेकर 1 साल तक, और 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक आपको फाइन दिया जाएगा।
फिर है अपने पास में कोई भी अनुज्ञप्ति की आदि उच्चार के लिए पेनल्टी, ये 39 सेक्शन। तो 39 के अंदर क्या आ जाएगा भाई अपने पास में, कि एक्साइज ऑफिसर या अदर ऑफिसर है तो लाइसेंस के अनुज्ञप्ति पास के प्रस्तुत में विफल रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर उसको क्या मिलेगा, 3 साल की सज़ा, 25,000 रुपये तो जुर्माना या दोनों मिल सकता है। या अगर आप क्या करते हो सेक्शन 34 के माध्यम से जो धारा 62 के उल्लंघन करते हो तो उस समय आपको क्या पेनल्टी मिलेगी, तो वो अगर शर्तों का भंग कर देते हो तो लाइसेंस वगैरह है तो वो वहाँ पर आपको 3 महीने से लेकर 3 महीने की सज़ा और 1,00,000 रुपये का जुर्माना वो भी आपको अधिरूपित कर सकते हैं। फिर सेक्शन 40 है रसायन या केमिस्ट आदि दुकानों को में उपभोग करने के लिए अनुज्ञा के लिए शास्ति, तो वहाँ पर वो आप किसी भी दुकान के लिए जो बैठकर नशा वगैरह नहीं करना है तो वो वहाँ पर 1 ईयर से लेकर 500 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक आपको फाइन है। अगर आपको कोई भी पूर्व नियोजित नहीं है और वो वहाँ पर आप मादक द्रव्य का उपयोग वगैरह परिसर बना दिए हो तो वो फाइन वगैरह 500 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। फिर है सेक्शन 36E, ये वापस कैसे आ गया, क्या लगा, ये वापस आ गया वाला। 40 के ए की बात करते हैं तो 40A के अंदर है कि भाई जो एक्साइज ऑफिसर है मतलब क्या करेगा कि जो बाधा पहुंचाने या उस पर हमला करने के लिए, तो अगर एक्साइज ऑफिसर तो वहाँ पर 2 ईयर का या 2,000 रुपये फाइन उसको लगाएगा। और सेक्शन 41 कहता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा विनिर्माण विक्रय कब्जा करते हो तो वो लाइबल माना जाएगा। कौन, अन्य व्यक्ति की ओर से वो लाइबल मान लिया जाएगा। सेक्शन 42 यह कहता है कि अपराधों को करने का प्रयत्न या दुष्पन्न करते हो तो जो आपने प्रयत्न किया है या आपने दुष्पन्न किया है तो उसी अपराध की तरह उसको पनिशमेंट किया जाएगा जो आपने आईपीसी के अंदर बताए गए हैं। फिर है कि कतिपय मामलों में अपराध के किए जाने के संबंध में उपधारणा के जो प्रजुप्शन टू कमीशन ऑफेंस इन सर्टेन केसेस के अंदर, तो वो जो अभियुक्त के विरुद्ध उपधारणा की है कि उसने ऐसा काम किया है तो वो उपधारणा की जाएगी। भाई एक्यूज है कि भाई ऐसा उसके विरुद्ध यह उपधारणा की जाएगी उसी एक्यूज ने वो अपराध किया है, यह अवधारणा की जाएगी। फिर है 44 ये कहता है कि सेवकों के कार्यों के लिए अनुज्ञप्तिदारी का आपराधिक दायित्व, तो वहाँ पर नौकर का कार्य या मालिक का जो व्यक्तिगत कार्य मानेंगे, नौकर का कार्य और मालिक का व्यक्तिगत कार्य मानेंगे तो ये इसके अंदर बताया गया उसका दायित्व के। फिर 45 में पूर्व दोष सिद्धि के पश्चातवर्ती जो दंड के बारे में, तो वो दंड के दुगुने जो सेक्शन 34 से लेकर 36A के अंदर या 38 से लेकर 39 के अंदर जो बताया गया तो वहाँ पर दुगुना दंड से हो जाएगा। और जो एक इसके अंदर प्रोविजो भी है तो वो भी देख लेना, ठीक है। फिर 46 है कि भाई कुछ वस्तु का अधिग्रहण का दायित्व दिन को होना, तो वो कुछ वस्तु बताएगी है वो आप देख लेना। 47 क्या ऑर्डर का कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो अधिहरण किस प्रकार का होगा। 47A 47B ये 47C 47D ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर बात करते हैं 48A की अपन। 48 क्या करता है कि जो आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा, ये जो मैंने ऊपर आपके लिए छोड़ा ये एक बार आप ज़रूर देख लें क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 48A है कि आबकारी आयुक्त या कलेक्टर द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए विशेष उपबंध एडिशनल पेनल्टी इम्पोज करेगा। कौन करेगा, जो एक्साइज कमिश्नर है या कलेक्टर है वो करेंगे। और फिर है कि 49 को जो मेलिशियस वगैरह है, जो वैक्सेस जो है या तलाशी के लिए निरोध गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के लिए जो पेनल्टी वगैरह है वो 3 ईयर से लेकर 500 रुपये फाइन तक हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन चैप्टर 7A की, जो अपन के पास में एक ही सेक्शन है कि भाई जीवन के विरुद्ध अपराधों के लिए शास्ति क्या रहेगी, पेनल्टी फॉर ऑफेंस अगेंस्ट लाइफ के बारे में, जो मानवीय उपभोग के लिए जो अनुपयुक्त मदिरा के रूप में आयात कर रहा है या विकृत स्प्रिट है या ये युक्त निर्मित परिवर्तित करने के लिए या परिवर्तित करने का प्रयास करने के लिए उसको दंड दिया जाएगा। तो अगर अपन बात करते हैं 49A की, 49A के अंदर जब बात करते हैं धारा जो 34A के अंदर A-B के जो उपबंध बताए गए हैं तो वहाँ पर वो माल को बना रहा है, मदिरा को बना रहा है या सेल कर रहा है या अन्य माध्यम से कर रहा है, अगर वो ये चीज़ बिना लाइसेंस से कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ बिना लाइसेंस से कर रहा है सेक्शन 34A के A-B के अंदर जो बताया गया है
तो वहाँ पर वो क्या किया जाएगा, बिना लाइसेंस करा तो उसको एंटीसिपेटरी बेल जो सेक्शन सीआरपीसी का 438 के अंदर है, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, लागू नहीं होगा। यानी उसको पहले से एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसको एप्लीकेशन लगाता है तो वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। फिर है कि जो सेक्शन 34A और बी के अंदर अगर कोई भी वो काम कर रहा है या जो मतलब है कि जो लाइफ के अगेंस्ट में कोई भी काम कर रहा है या 34A या 34B बना रहा है या सेल कर रहा है, तो वहाँ पर वो उसकी जो मात्रा तय की जाएगी वो है कि 5 बल्क लीटर से 5 बल्क लीटर है तो ठीक है, और 5 लीटर से ज़्यादा में अगर वो कर रहा है तो वहाँ पर उसको बेल ग्रांट नहीं की जाएगी जब तक कि उसको क्या किया जाता है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूशन है उसके द्वारा विरोध नहीं किया जाता है। ठीक है। और फिर है कि यहाँ पे जो अगर बात की जाती है कि उसको अतिरिक्त वगैरह कुछ भी पेनल्टी वगैरह वो सीआरपीसी के माध्यम से उनको पे किया जाएगा या दंडनीय किया जाएगा। यहाँ पे एक बार पढ़ लेना। अब अपने पास में चैप्टर है 8 51 50 से लेकर 61A तक। तो यहाँ पे अपने को बात यह करनी है, अगर आपको जो सीआरपीसी का इन्वेस्टिगेशन का जो चैप्टर है या ट्रायल के जो चैप्टर हैं अगर वो आपको समझ में आया हुआ है, वो आपको याद है, तो इन सेक्शन में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। जैसे सेक्शन 50 से भूत धारा को अन्य व्यक्ति को इतला देना, तो अपन सीआरपीसी के अंदर जो 39 के अंदर इतला वगैरह देते हैं तो वो सेम वैसा ही है। और फिर 51 के अंदर विनिर्माण विक्रय के स्थानों में प्रवेश निरीक्षण किस प्रकार से किया जाएगा, तो इलेक्शन कमिश्नर है या कलेक्टर है या एक्साइज ऑफिसर है या जो पुलिस ऑफिसर है, तो सेम वैसे ही निरीक्षण या प्रवेश कर सकता है जैसे अपन सीआरपीसी में 47 के अंदर और सेक्शन 100 के अंदर वो करते हैं। आई बात समझ में। सेक्शन 52 ने वारंट के बिना गिरफ्तार करने और अधिहरण करने के दायित्वाधीन वस्तु अभिग्रहण करने की तलाशी लेने की शक्ति किसको रहेगी, तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है कि सेक्शन 23A 34 36A 37 38 38A 39 40 इनके माध्यम से क्या किया जा सकता है, जो सेक्शन अपने सीआरपीसी में 40 है या 51 है, तो उनके माध्यम से वो तलाशी और एंट्री वगैरह ले सकते हैं, जो आपने पहले से सीआरपीसी में पढ़ रखा है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। फिर है सेक्शन 53 मजिस्ट्रेट के लिए वारंट जारी करने की जो सीआरपीसी में 72 और 73 के अंदर जो वारंट जारी करने की जो शक्ति वगैरह बता रखी है, तो वो भी इश्यू वारंट के बारे में आप देख सकते हैं। फिर 54 है कि वारंट के बिना तलाशी लेने की जो शक्ति है, तो वो कहाँ पर है, 165 के अंदर बताएगी। अगर मैं कोई भी सेक्शन यहाँ पर गलत लिख दिया है तो आप आराम से सीआरपीसी के वो देख लेना और वापस मेरे को भी कमेंट में बता देना कि भाई ये सर आपने ये इस सेक्शन के अंदर ये वाली जो चीज़ है वो गलत बता दी है। ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों को, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मैं उससे भी एरर हो सकती है। और सेक्शन 54 है बाधा या हमले के लिए वारंट के बिना गिरफ्तारी, तो वो अपन सीआरपीसी को कोई भी विदाउट जो अरेस्ट विदाउट वारंट करते हैं या ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह या असॉल्ट वगैरह करता है, वो तो आप सीआरपीसी का जो सेक्शन है 52 वो देख सकते हैं। अगर मैं कोई गलत बोल दूँ तो वापस आपको बता रहा हूँ कि आप वापस चेक कर लेना। ठीक है। 55 के जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एक्साइज ऑफिसर है तो किन मैटर पे है इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो जो अपन ने सीआरपीसी का जो 156 है तो सेम सीआरपीसी की तरह अपन क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यहाँ पे जो एक्साइज अधिकारी होगा वो सेम उसकी पावर रहेगी। फिर अन्वेषण की रिपोर्ट वगैरह आबकारी अधिकारी पर जो अपन 173 क्लोज 2 के अंदर है या 158 के अंदर अपन बता रहे रिपोर्ट वगैरह सेम वैसा रहेगा। 57 के पुलिस अधिकरण वस्तु को प्रभार इनका चार्ज में ले सकते, कोई भी आर्टिकल वगैरह वो सीज कर सकते हैं। अपने पास में कोई भी वस्तु वगैरह हो तो शराब वगैरह ज़्यादा लिखकर में पड़ी वगैरह हो तो वो इनको पुलिस अभिकृत कर सकता है। गिरफ्तारियाँ तलाशियाँ किस प्रकार से की जाएगी, तो 46 और 100 के अंदर बताएगी, उसी मैनर के हिसाब से की जाएगी। गिरफ्तारी आप सीज करना हो, प्रदानशील महिला वगैरह हो या कुछ भी हो, तो वो सारे जो फॉर्मेट वगैरह बताया गया है, जो रूल वगैरह बताया गया है, वो सेम सीआरपीसी के माध्यम से इनको वो गिरफ्तार और तलाशी ली जाएगी। फिर 59 है वारंट के बिना गिरफ्तारी के मामले में उपस्थिति के लिए प्रतिबूध 71 जो सीआरपीसी है उसके माध्यम से आप दे सकते हो। फिर 59 के अंदर है कि भाई जो कुछ भी अपराध अजमात या नॉन अवेलेबल होगा, तो आप अपने जो चैप्टर 8 या शेड्यूल 1 के अंदर बताया गया, तो उसके माध्यम से आप अवेलेबल नॉन अवेलेबल के हिसाब से देख सकते हो। फिर है लिमिटेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन 468 का अगर आप ध्यान से पढ़े वो तो वो आपके काम आ जाएगा। 61 है राज साक्षी होने पर अभियुक्त को समाधान देना, जो पार्डन वगैरह है या एक्यूज को पर्सन टर्निंग वगैरह है, तो वो वहाँ पर 306 आप सीआरपीसी दे सकते हो। फिर चैप्टर अपने पास में 8 आ जाता है, चैप्टर 8
ए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विशेष अनुबंध यानी स्पेशल प्रोविज़न के लिए शेड्यूल एरिया वगैरह है। तो यहाँ पर अपने को जो 61B के अंदर डेफिनेशन के बारे में बताया गया, जो शेड्यूल एरिया वगैरह वो क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो संविधान का जो आर्टिकल है 244 उसको रेफर किया गया है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा क्या होगी, तो वो आपका छत्तीसगढ़ पंचायत राज्य एक्ट 1993 बताएगा। और स्टेट जो शेड्यूल ट्राइब वगैरह है इसके बारे में वो बात करता है। फिर 61C के अंदर क्या रहेगा, तो स्कोप वगैरह एक्सटेंड वगैरह क्या रहेगा, तो वो शेड्यूल एरिया वहाँ पे क्या हो जाएगा, अभिभावी होगा। 61D अनुसूचित क्षेत्र जनजाति के सदस्यों में अधिनियम के कतिपय उपबंधों में छूट रहेगी। आप कितना माल कब्जे में रख सकते हो, या गृहस्थी पर मदिरा कितना, मतलब घर में आपको माल कितना वगैरह रखना है, तो वो सारी चीज़ें 5 बल्क लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये छूट रहेगी, 5 बल्क लीटर छूट रहेगी, इससे ज़्यादा की आपको छूट नहीं रहेगी। 61E क्या कहता है कि मादक द्रव्य के विनिर्माण, विक्रय और विनियमित करने के तथा प्रतिषेध करने की ग्राम पंचायत की शक्ति होगी। तो यहाँ पे जो आर्य होगा वो ग्राम पंचायत क्या नोटिफाइड करे, तो वो कुछ भी आपको प्रतिशत करने की शक्ति होगी। फिर 61F अब ग्राम सभा के विनिश्चित प्रवर्तन वगैरह इन्फोर्समेंट ऑफ डिसीजन ऑफ ग्राम सभा। तो यहाँ पर ग्राम सभा के जो विनिश्चय वो क्या हो जाएंगे, लागू हो जाएंगे। अब लास्ट चैप्टर अपने पास में चैप्टर 9 प्रक्रिया के बारे में, मिसक्लेनियस के बारे में बात करता है, जो 62 से लेकर 69 के बारे में बात करता है। तो यहाँ पे नियम बनाने की जो शक्ति है, तो वो नियम कौन बना सकता है, जो छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की रूल बनाएगी। तो इनके पावर, अब रूल किसके संबंध में हो सकता है, तो वो एक्साइज ऑफिसर है या कलेक्टर है, या जो एक्साइज कितना आपको माल लेना है, कितना आपको आयात करना है, कितना निर्यात करना है, कौन व्यक्ति कितना कब्जे में रह सकता है, कौन व्यक्ति दुकान खोलता है तो कितना उसको दुकान में जो माल का कब्जा रख सकता है, उसके संबंध में क्या है कि ये स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएगी। फिर बात करते हैं कि 63 के अंदर आप क्या करोगे कि नियमों और अधिसूचनाओं को प्रकाशन के माध्यम से करोगे। जो आपने 62 के अंदर जो रूल वगैरह बनाए हैं उनको क्या करोगे, आप ऑफिशियल गजट के माध्यम से उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से जारी करोगे या प्रकाशन करोगे, पब्लिश करोगे। फिर आता है 64 कि भाई ऐसा कोई भी जो शासन को सौद्य धन की वसूली है, जैसे कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो कर स्तंभ में, या कोई भी सेल वगैरह है, या आप कोई भी जो लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड वगैरह है, या श्योरिटी के द्वारा क्या कर रहे हो कि जो लैंड रेवेन्यू कोड है उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो कि जो वसूली, धन की वसूली या मनी रिकवरी करोगे। फिर बात करते हैं अपन, कोई भी आपकी डिफ़ॉल्ट हो जाती है तो डिफ़ॉल्ट के बारे में मतलब है कि जो आप डिफ़ॉल्ट करने वाले संपत्ति पर सरकार का धारणाधिकार होगा। मतलब है कि कोई भी आप व्यतिक्रम कर देते हो किसी भी मामले में, या शर्त का भंग कर देते हो, या आपने कोई भी जो एक्सेस माल कर दिया या एक्सेस माल कर दिया, जो आपने माल लेना था या जो आपको क्वांटिटी बताई गई थी और उस क्वांटिटी से आपसे ज़्यादा का माल ले लिया है, स्टॉक में ले लिया है, तो वो वहाँ पर उस सरकार क्या करेगी, उस सारी संपत्ति को क्या करेगा, व्यतिक्रम आपने चूक कर दिया या कोई भी उल्लंघन कर दिया है तो उसको डिफ़ॉल्ट मतलब लियन क्या कर सकते, ग्रांट टू गवर्नमेंट का होगा, यानी वो सरकार लियन करेगी। फिर 66 क्या हो जाएगा भाई, आपके पास में व्यक्तियों का मादक द्रव्यों को इस अधिनियम के उपबंधों से छूट देने की स्टेट गवर्नमेंट की पावर होगी। तो वो मतलब है कि भाई वो क्या कर सकता है, अपने होल स्टेट के लिए किसी भी व्यक्ति को या क्लास ऑफ पर्सन को या मादक द्रव्य के लिए पूर्णतः या अंशतः उसमें छूट कर सकता है। फिर 67 यह है कि भाई किसी भी अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण किया गया है। जो आप काम करोगे, ठीक है, इसमें जो कोई भी एक्साइज कमिश्नर होगा या एक्साइज कलेक्टर वगैरह होगा, जो एक्साइज ऑफिसर वगैरह होगा, तो इसमें क्या क्या है, जो अपने अधिकार के रूप में या अपनी जो दायित्व यानी लाइबिलिटी को फुलफिल करता है, वो सारा कुछ काम एक गुड फेथ में कर रहा है, ठीक है। तो उस पर्सन को क्या किया जाएगा कि वहाँ पर उसको संरक्षण मिलेगा कि भाई ये जो कुछ काम कर रहा है वो एक के अधीन कार्य कर रहा है, तो वहाँ पर उन व्यक्तियों को संरक्षण दिया जाएगा, प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उनके खिलाफ वाद और अभियोजन की कार्रवाई या प्रोसीडिंग वगैरह नहीं चलाई जाएगी। फिर है 68 है कि जो लिमिटेशन ऑफ सूट के बारे में बात करता है, वादों के जो परिसीमा वगैरह है इनके बारे में बात करता है। जो सरकार के विरुद्ध है या किसी भी आबकारी अधिकारी है, भू राजस्व अधिकारी है, अगर वहाँ पर वो वाद प्रस्तुत नहीं करता है तो वो जो वाद प्रस्तुति जो कार्य के दिनांक से क्या हो जाएगा, उसको 6 महीने के भीतर उसको क्या करना पड़ेगा, उसको उस टाइम पीरियड रहेगा तो उसको 6 महीने का अपने को यहाँ पर टाइम दिया गया है।
फिर बात करते हैं अपन जो 69 आज का लास्ट सेक्शन है, अधिनियमितों का निरसन। तो यहाँ पे क्या किया जाए, जो शेड्यूल 4 है, मतलब शेड्यूल के कॉलम 4 में ये बताया गया है कि आपको क्या रहेगा, विनिर्देश बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें शेड्यूल के अंदर बताई गई है। कॉलम 4 में जो निरसन वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आज अपन ने इस बैरक को एक मतलब रैपिड कह सकते हैं रिवीजन रिकॉल किया है। आप भी इस इंडेक्स के माध्यम से अपने जो आपने जो पढ़ा हुआ है उसको वापस रिकॉल कर सकते हो। और अब अंतिम दिनों के अंदर क्या है कि इस ये मैं जो फॉर्मूला है या इंडेक्स के माध्यम से पढ़ने का, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ में भी इस लेक्चर को या इस वीडियो को आप शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार सुन रहे हो मेरे को भाई इस इंडेक्स के माध्यम से, ठीक है भाई, किस प्रकार से आपको यह लगा कमेंट में भी बताना। और अगर शेयर कर रहे हो दोस्तों को लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है, ताकि मैं लैंड LRC के बारे में भी इंडेक्स के माध्यम से आपको जल्दी से इसको रैपिड रिवीजन के माध्यम से आपको करवा सकूँ। कमेंट में इस जो वीडियो है इसका कमेंट में आप ज़रूर बताना कि भाई LRC को भी आप करवाओ, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको दोस्तों? इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लाइक दिस वीडियो।